तो मेरी आवाज आ रही है ना हिमांशु जी? हाँ जी, आ रहे हैं। हाँ, तो कल हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि कुछ मेथड्स पढ़े थे कि हमको कोई भी जो प्रोजेक्ट फाइनल करना होता है तो हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं। एक हमने पढ़ा था पेबैक पीरियड पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है ना, एक पढ़ा था आईआरआर और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पढ़ा था, ठीक है ना। तो पेबैक पीरियड का क्या लिमिटेशन था, आप बता पाएंगे थोड़ा सा? हिमांशु जी, पढ़ा था हमने घर पे आकर? अगर पेबैक पीरियड का हमने कल पढ़ा था, पेबैक पीरियड का क्या लिमिटेशन आ रहा था मतलब? पेबैक पीरियड बस इनिशियल कैश फ्लो को देखता हाँ, है, और दूसरा है वेरी कि वो गुड। टाइम वैल्यू मनी को कंसीडर नहीं करता। हम्म। तो अपना क्या करता है कि जो पेबैक पीरियड होता है वो सिर्फ इनिशियल कैश फ्लो को करता है। जैसे अगर आप 3 साल में अगर आपके पेबैक पीरियड निकल रहा है तो 3 साल के जो कैश फ्लो होंगे वो उसको कंसिडर करेगा, उसके जो बाद के जो कैश फ्लो उनको कंसिडर नहीं करेगा। वो टाइम वैल्यू मनी को कंसिडर नहीं करता। वेरी गुड। फिर हमने पढ़ा था एनपीवी। एनपीवी में क्या है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू, मतलब जो 10 साल के बाद किसी भी चीज की जो वैल्यू है उसकी अगर हमको आज निकाल लेंगे, उसको निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा था कि डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न पे हमारा आज की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। इसमें हमने ये पढ़ा था अगर मेरी एनपीवी ग्रेटर देन जीरो होगी तो प्रोजेक्ट में एक्सेप्ट करूंगा, अगर मेरी एनपीवी लेस देन जीरो होगी तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करूंगा, ठीक है ना। अगर एनपीवी जीरो होगी तो मेरे को प्रोजेक्ट न्यूट्रल करूंगा। उसके बाद मैंने पढ़ा था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि अगर मान लो मैंने 1 लाख लगाया तो उस 1 लाख के ऊपर अगर मैंने कोई इक्विपमेंट लिया 1 लाख रुपए तो उसके बाद मेरे को हर साल एनुअल कैश फ्लो कितना मिल रहा है, मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट रिटर्न कितना मिल रहा है, उसको बोला हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एक पढ़ा था अ, इंटरनल। हाँ बोलिए। इसमें एक चीज मेरा डाउट था, जैसे रेट ऑफ हम्म इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग। तो मान हम्म लीजिए 1 लाख मैंने इन्वेस्टमेंट किया, तो इनिशियली हम्म जो रिटर्न होगा हर ईयर पर एनम जो हमारा रिटर्न होगा, उसको हम्म। 1 लाख होने तक कंसीडर नहीं करना है, उसके बाद जो होगा कंसीडर करना नहीं है नहीं या नहीं क्या है? नहीं नहीं नहीं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जैसे आपने 1 लाख रुपए लगाया, ठीक है ना। हम्म तो 1 लाख रुपए तो आपके पास 1 लाख रुपए रहेगा, लेकिन उस हम्म 1 लाख रुपए से आपका एडिशनल जो अमाउंट आ रहा है वो 25,000 आ रहा है। मतलब जो आपका जो एसेट वैल्यू हो गई टोटल 1,25,000 हो गई। समझ में आया? हम्म अब हम्म क्या है कि वो हर साल आपको उतना ही 25-25 हजार पे आपको मिलता जा रहा है। जो आपने 1 लाख रुपए लगाया वो तो 1 लाख रुपए आपने लगाया, वो तो पड़ा है आपका, जो आपने हम्म इक्विपमेंट लगाया। करेक्ट। उसका एडिशनली जो हमको प्रॉफिट मिल रहा है, एक तरीके से आप प्रॉफिट ले लो। हम्म 1 लाख रुपए आपने कॉस्टिंग की, उसका 25 हजार रुपये आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो टोटल कितना होगा? 1,25,000 रुपये। तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 25% हो गया, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ा था। दूसरा हमने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पढ़ा था। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में हमने क्या पढ़ा था कि वो रेट ऑफ रिटर्न जिसपे हमारा एनपीवी जीरो हो जाए। समझ में आया? क्योंकि हमने क्यों डिस्काउंटिंग पढ़ा? रेट को। हाँ, क्योंकि अगर हमारा एनपीवी नेगेटिव रहेगा तो वो कोई रेट ऑफ रिटर्न ही नहीं हुआ भाई। करेक्ट। रेट ऑफ रिटर्न तो तब निकलेगा ना जब हमारा एनपीवी जीरो से ज्यादा होगा, जीरो से स्टार्ट होगा। कोई भी अगर वैल्यू होगी तो आपका ब्रेक एनपीवी इक्वल टू जीरो, मतलब मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। अब ब्रेक इवन हम्म पॉइंट से मैं कितना ज्यादा कमा सकता हूँ वो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेरा क्या होगा? वो रेट ऑफ रिटर्न जिसपे मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो नो। उस जैसे अगर आपका आ रहा है एनपीवी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 8% आ रहा है, तो मैं 8% से नीचे तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। कोई भी प्रोजेक्ट जो है 8% से नीचे तो मैं लगा ही नहीं सकता हूँ। मेरे को एटलीस्ट उसमें जो रेट ऑफ रिटर्न चाहिए वो 8% से ऊपर होना चाहिए। समझ में आया? तो ये अपना हमने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का कल क्राइटेरिया पढ़ा था। अब ये कल हमने फॉर्मूले पढ़ लिए थे कि पेबैक पीरियड क्या होता है, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था। तो आज का जो मेनली सेशन है, आज का जो मेन सेशन जो है मेरा, वो न्यूमेरिकल्स के ऊपर है। जो BEE ने पिछले साल 5-6 साल में जो भी न्यूमेरिकल दिए हैं आपका इस साल इस चैप्टर से फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, वो है। उसके बाद एक और सेशन हम लोग लेंगे जिसमें हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, जैसे कि एस्को मॉडल क्या होता है, परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होती है, जिसपे 2-4 न्यूमेरिकल थ्योरी के सवाल आते हैं, ठीक है ना। हमने कल ये भी पढ़ा था कि एडवांटेजेस क्या है पेबैक पीरियड के। तो एडवांटेजेस क्या है कि बहुत कंसेप्ट सिंपल है, बहुत बड़ा कंसेप्ट और एप्लीकेशन में टेडियस कैलकुलेशन यूज नहीं करता है, ठीक है ना। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन भी हमने कल पढ़ी थी, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल भी हमने देखा था कि जो कैश फ्लो ऑफ ए है, कैश फ्लो वो बी है, इसमें हमारा कौन सा प्रोजेक्ट फिजिबल था? कैश फ्लो बी हमारा ज्यादा फिजिबल था। तो ये बी ऐसी हमने बी रिटर्न था। ऑन, हाँ बी था। तो ऐसी हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी पढ़ लिया। तो ये सब हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है ना। अब ये न्यूमेरिकल भी हमने इस बेसिस पे किया था कि हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होगा। एडवांटेजेस क्या है आरओआई के, ये भी हमने पढ़े थे। लिमिटेशन क्या है वो भी हम लोगों ने पढ़े थे। टाइम वैल्यू मनी का भी हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि टाइम वैल्यू मनी हमारी क्या रहती है कि आज से 10 साल बाद वैल्यू क्या होगी, 10 साल का जो प्रोजेक्ट हमको निकालना है उसकी आज वैल्यू क्या होगी।
ठीक है ना। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिए थे। अब आता है कि हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल। जैसे कि हमारा कल जो न्यूमेरिकल हम लोग कर रहे थे, इसमें ये भी बताया था कि एक फॉर्मूला होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का, कि अगर आपको मान के चलो एक्सट्रापोलेशन, अगर आपको दो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पता है, 12% में पता है, 13% में पता है, अगर आपको बीच वाला रेट ऑफ रिटर्न निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, IRR इक्वल्स टू लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट इंटू हायर रेट माइनस लोअर रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट। तो ये आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला होता है, ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है ना। अब जैसे जैसे मैं डिस्काउंट रेट बढ़ाते जा रहा हूँ, मेरा एनपीवी क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। ठीक है ना। फिर हमने इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं ये सब हमने कल कवर कर लिया था। क्या क्या कंपैरिजन होता है बिटवीन आईआरआर और एनपीवी के बीच में, ये भी मैंने कल बताया था। ठीक है ना। तो ये सब कुछ अपना कल कवर हो गया था। ठीक है ना। सैलवेज वैल्यू बताई थी, सैलवेज वैल्यू क्या होती है उसका भी मैंने कंसेप्ट बताया था। तो आज हम लोग जो मेनली करेंगे कंसेप्ट, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आज न्यूमेरिकल से कंसीडर करेंगे। तो ये वाला न्यूमेरिकल में हम लोग कल थे, तो इसमें क्या कह रहा है कि ऑयल फायर रीहीटिंग फर्नेस हीट स्टील बैलेट फ्रॉम 42 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1220 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब एक ऑयल फर्नेस है, वो क्या कर रहा है, फर्नेस क्या कर रहा है, फर्नेस आपको हीट कर रहा है। कितनी एफिशिएंसी से हीट कर करेक्ट रहा है, करेक्ट 28% से कर रहा है। ठीक है ना। तो फर्नेस ऑपरेट 4700 आवर्स पर एनम, मतलब एक साल में जो फर्नेस का जो रनिंग आवर है 4700 चलता है। जीसीबी फर्नेस की दी गई है, डेंसिटी दी गई है, 1 लीटर की जो कॉस्ट है फर्नेस ऑयल की हमको दी गई है। ठीक है ना। स्पेसिफिक हीट दी गई है। अब वो पूछ रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी नेसेसरी टू हीट 12 टन ऑफ स्टील बैलेट पर आवर। मतलब वो पूछ रहा है कि कितना आपको एनर्जी चाहिए 12 टन स्टील बैलेट के लिए। तो आपको मैंने कल क्या बताया था कि आपको अगर इनिशियल टेम्परेचर पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड दिया और 1220 तक आपको हीट करना है, तो ये हीट कहाँ से मिलेगा आपको, कहाँ से मिलेगा ये हीट आपको, ये हीट आपको मिलेगा आपको कहाँ से, कहाँ ये हीट मिलेगा आपको फर्नेस ऑयल से। तो आप क्या करोगे, एमसीपी डेल्टा टी लगा के कितना हीट चाहिए वो आपने निकाल लिया। ठीक है ना। ये अगर आपको 12 टन के लिए निकालना है तो 12 टन से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, पर टन के लिए निकालना है तो पर टन से 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब वो क्या कह रहा है कि ये तो आपका एनर्जी निकल गया, अब वो कह रहा है कि कैलकुलेट द लीटर ऑफ फर्नेस ऑयल फायर्ड पर टन ऑफ स्टील बैलेट। ठीक है ना। अब वो लीटर ऑफ फर्नेस ऑयल निकालना पर टन ऑफ स्टील बैलेट के लिए निकालना है। ठीक है ना। तो कर आप इसको कैसे निकालोगे, ये जो आपने एनर्जी निकाली है वो 12 टन के लिए निकाल ली है। ठीक है ना। अब क्या करना है, जो आपको करेक्ट एनर्जी लग रही है, एनर्जी का अगर मैं जीसीबी है किलो कैलोरी पर केजी का, अगर मैं इसके मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो मेरे को एनर्जी मिल जाएगी। अगर मैं एम इंटू जीसीबी कर दूंगा तो केजी से केजी कट गया, किलो कैलोरी बच जाएगा, तो किलो कैलोरी एनर्जी बच जाएगी। ठीक है ना। लेकिन ये जो जीसीबी है ये किसके लिए है, आपका 10,000 किलो कैलोरी पर केजी। ठीक है ना। अगर मान लो पर टन के लिए निकालना है, पर टन के लिए निकालना है, तो मैं इस अब एम इंटू जीसीबी से मेरे को क्या है कि ये जो एनर्जी निकली क्यू, तो क्यू जो एनर्जी निकली वो टोटल के लिए निकली है। अगर आपको एम टोटल चाहिए, ठीक है ना, जो क्यू जो चाहिए, अब पूछ रहे लीटर ऑफ फर्नेस ऑयल पर टन ऑफ स्टील बैलेट, तो कैसे निकालेंगे इसको बताइए, कैसे निकालेंगे इसको, कैलकुलेट द लीटर ऑफ फर्नेस ऑयल पर टन ऑफ स्टील बैलेट कैसे निकालेंगे। एक टन का जो हीट तो निकाल लिया, हीट निकालने के बाद हम्म हमारे पास हम्म ये मालूम है कि अ, जिस इसका जीसीबी मालूम हो गया, हाँ। तो कि कितना फर्नेस ऑयल हमको लगेगा मालूम हो तो जाएगा। हमको हमको ये पता चल हम्म जाएगा कि जो जीसीबी फर्नेस ऑयल का पता चला जाएगा, तो हमको ये पता चल जाएगा कि जो जीसीबी जो रहेगा ना, टोटल हम्म, मास जो जीसीबी का वो कितना लगेगा वो अपने को पता चल जाएगा। अगर मान लो बिल्कुल मैं पहले वाली इक्वेशन से एनर्जी निकाल देता हूँ, तो मेरे को इससे ये पता चल जाएगा कि एनर्जी मेरे को टोटल कितनी है, ये मेरे को पता चल जाएगा। अब मैं कितना जीसीबी जला रहा हूँ, समझ में आया, उसकी जो क्वांटिटी है एम इंटू जीसीबी कर दूंगा, तो ये जो क्वांटिटी होगी जीसीबी इसकी फर्नेस ऑयल की वो मेरी निकल जाएगी। समझ में आ गया, ये अपने को निकाला है। अब वो क्या कह रहा है कि जब क्वांटिटी आपको निकल गई, ठीक है ना, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ लीटर ऑफ फर्नेस ऑयल पर टन ऑफ स्टील पैलेट, ये जो आप निकाल रहे हो ये आपने 12 टन के लिए निकाला है। ठीक है ना। तो पर टन के लिए क्या कर दोगे, आप 12 से डिवाइड कर दोगे। समझ में आ गया। तो आपको फर्नेस ऑयल भी क्या निकल जाएगा, फर्नेस ऑयल की जो क्वांटिटी है वो भी आपकी जो केजी में निकलेगी, वो किस में निकलेगी, किसमें निकलेगी भाई, अगर मैं, मेरा फॉर्मूला क्या होता है, केजी निकल जाएगा नहीं, उसके बाद अब डेंसिटी मालूम है तो वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना।
अब आपको इसमें अभी अभी जो सवाल दिया है, इसने सिर्फ सवाल दिया है आपको डेंसिटी दी गई है, आपको मास नहीं पता है। मास आप कैसे निकालोगे? मास आप एनर्जी बैलेंस से निकालोगे। समझ में आया? तो वो मास को आप रख दोगे तो आपको वॉल्यूम भी निकल जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में? आया? करेक्ट भाई आपको जी। डेंसिटी दी गई है, ये दी गई है ना 0.94 kg/लीटर, तो डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। आपको मास ऑफ फर्नेस ऑयल कैसे निकलेगा? एनर्जी बैलेंस से आप जो निकालोगे वो आपका मास निकल जाएगा वहां से। पर ये टोटल एनर्जी निकल जाएगी, पर टन के लिए डिवाइड कर देंगे 12, तो पर टन के लिए आपका वो भी निकल गया। तो आपका पहला दूसरा सवाल तो कंप्लीट हो गया। तीसरे में वो कह रहा है कि इफ द एफिशिएंसी ऑफ फर्नेस इज इंप्रूव फ्रॉम 28 टू 38%, अगर मैं फर्नेस की एफिशिएंसी जो है इंप्रूव कर देता हूँ 28 से 30% तक by adopting ceramic fiber insulation, calculate the hourly furnace oil cost saving। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा कि मान के चलो, पहले ये बोल रहा है कि अगर मेरा 28% जो लग रहा था एफिशिएंसी थी, ठीक है ना, तो अब उस टाइम हमारा कितना ऑयल लग रहा है वो निकालोगे आप, ठीक है ना। अगर वो कह रहा है मैं एफिशिएंसी 30% कर देता हूँ, ठीक है ना, तो जो हमारी जो फर्नेस ऑयल की जो कॉस्टिंग होगी पर आवर लगेगी वो कितना सेव करेंगे, तो कैसे निकालोगे बताओ? आप इसको कैसे कैलकुलेट ट्वेंटी करोगे? 28% एफिशिएंसी में इतना इतना ऑयल क्वांटिटी लगता है, 30 में देखो कितना अगर लगेगा? देखो मैं फॉर्मूले से आपको डायरेक्ट बता दूंगा जो उन्होंने दिया है तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब भी इस तरह का सवाल आए ना, तो एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। देखो मैं आपको फंडा बता देता हूँ, आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। क्यू इनपुट पर क्यू आउटपुट डिवाइडेड बाय डिवाइडेड क्यू बाय इनपुट। मतलब आप जितना क्यू इनपुट दे रहे हो वो कितना आपका क्यू आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा है, यही तो एफिशिएंसी हुई मेरी। अगर मान लो मेरी एफिशिएंसी पहले 0.28 थी, तो क्यू आउटपुट आपको पता था? करेक्ट। पता था कि नहीं पता था? अब मैं आपको फॉर्मूले से नहीं बता रहा हूँ वरना आप समझ नहीं पाओगे, तो आप इससे क्या निकालोगे? क्यू इनपुट निकालोगे। हाँ, इनपुट निकालेंगे इसमें। क्यू आउटपुट तो आपने निकाल दिया ना हीट करके। क्यू आउटपुट वही है ना जो करेक्ट। आपने हीट दे दी गई उसको, क्यू आउटपुट पता है तो क्यू इनपुट निकल आया अपना। अब क्या करोगे? अब एफिशिएंसी होती है आपकी 30%, तो आपको क्या करना है? 0.3 इंटू क्यू आउटपुट निकालना है। क्यू इनपुट आपको पता है, तो जो क्यू आउटपुट निकालोगे और पहले वाला जो क्यू आउटपुट निकाला, दोनों का जो डिफरेंस करोगे वो आपका क्या हो गया? सेविंग हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ गया आ गया। आ गया ना, क्योंकि आपको हमेशा एफिशिएंसी का कोई भी सवाल आए तो आपको क्या करना है? क्यू आउटपुट डिवाइडेड बाय क्यू इनपुट। अब इन्होंने क्या किया? डायरेक्ट लिख दिया ऐसे। कैसे लिख दिया पता नहीं इन्होंने कैसे किया, लेकिन मैंने जो आपको बताया ना, तो 1 माइनस करके फॉर्मूला लगा दिया डायरेक्ट, कोई मतलब नहीं है। आपको कैसे करना है जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आपको करना है, ठीक है ना। तो ये जो सवाल है ये आपका इस तरीके से होगा। कभी भी एफिशिएंसी का सवाल आए तो हमेशा ये इक्वेशन याद रखना, क्यू आउटपुट डिवाइडेड बाय क्यू इनपुट, ठीक है ना। इस तरीके के सवाल आप याद रखोगे तो आपको हमेशा कंसेप्ट बना रहेगा। समझ में आया? अब क्या है, अब डी में क्या कह रहा है? सिंपल पे बैक पीरियड तो आप निकाल ही दोगे। अगर मैं 20 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो आपकी जो सेविंग आएगी उससे आप पे बैक पीरियड निकाल लोगे। हाउ लार्ज कुड बी द इन्वेस्टमेंट टू इंप्रूव द एफिशिएंसी एट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 16% एंड पर ईयर ओवर द 6 ईयर्स। तो इसमें आपको वो निकालना पड़ेगा जो फ्यूचर वैल्यू होगी ना उसकी, एनपीवी जीरो करने के लिए आपको वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अमाउंट जो रहता है ना कैपिटल, वो अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो ये आपका जो डी और ई है वो किस पे आ गया? आपका पे बैक पीरियड और एनपीवी वाले कंसेप्ट पे आपका सवाल आ गया, उसको हम लोग देखते हैं। तो ये जो मेनली जो पहले दूसरे पार्ट है, अगर आप पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट नहीं कर पाओगे इसमें, देखो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड अगर आप नहीं कर पाए सॉल्व तो आपका डी और ई तो वैसे भी सॉल्व नहीं होगा। समझ में आया मानसू जी कि करेक्ट नहीं करेक्ट। आया? क्योंकि नहीं आपका है। ए, क्योंकि आपका होगा ही नहीं, क्योंकि ए होगा तभी आपका सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन है, सी वाला भी ए के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि जब आप क्यू आउटपुट निकालोगे वो आपका नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये है। अब सिंपल पे पेमेंट के लिए इन्होंने क्या किया? 4700 आवर्स ऑपरेशन ले लिया है। अब हमारा कितना पे बैक आ रहा है? इन्वेस्टमेंट कितना? 20 लाख का ले रहा है, 4.2 ले रहा है। अब नेट कैश फ्लो पर एनम कितना आ रहा है अपना? नेट कैश फ्लो जो आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका? 91 लाख आ रहा है।
तो आपको कब तक आएगा, वो 6 साल तक आएगा। तो आपने क्या कर दिया, ये वाला जो डायरेक्टली जो फॉर्मूला होता है एनपीवी का, वो आप उससे आपने क्या किया, आपने उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली। ये जो 3.35 जो करोड़ है ना, ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू है। तो ये मेरा क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। जो रेट ऑफ रिटर्न आपको 16%, मतलब 6 साल तक वो आपको इतना रेट ऑफ रिटर्न पे देता रहेगा। मतलब 16% से आपको 91 लाख 91 लाख 91 लाख मिलता रहेगा कैश फ्लो। लेकिन उस 16% पे मिलता रहेगा, 6 साल बाद मिलेगा ना। लेकिन 6 साल की अभी वैल्यू क्या है, वो आप कैसे निकालोगे, वो आप निकालोगे नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड से। समझ में आया? तो इस तरीके से एग्जाम में आपका 10 नंबर का सवाल हर साल आता है BEE में। तो इसमें क्या करेगा, वो डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेगा। आपसे क्या पूछेगा, पहले 3 ऑप्शन ऐसे ही पूछेगा ABC वाले, फिर D और E में वो क्या करेगा, आपसे सिंपल पे बैक पीरियड या फिर NPV या IRR करके आपसे पूछ लेगा। तो ये आपको मेथड आना चाहिए कि कैसे हम लोग सवाल को स्टार्ट करेंगे। अगर आपका A और B सवाल नहीं कर पाओगे, सेविंग ही नहीं निकाल पाओगे, तो पे बैक पीरियड या NPV कैसे निकालोगे? ठीक है ना? तो ये अपने को क्लियर होना चाहिए। अब जैसे कि इसका बताओ, अब प्लांट यूजेस, अब इसमें आप बताना, कोई और ज्वाइन हुआ कि आप ही हो अभी अकेले? और ज्वाइन हो गए ना, नहीं ठीक है, हाँ हो गया सब हो गया, चलो ठीक है। तो अभी मैंने ज्यादा पढ़ाया नहीं है, जिसको समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है ना? अब ये आ रहा है S2 वाला, 2 नंबर वाला। अब पूछ रहा है कि अ प्लांट यूजिंग 6 टन पर डे ऑफ कोल टू जनरेट स्टीम, ठीक है ना? देखो इस वाले बुक का जो इस वाले में जो सवाल है ना, आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगा डायरेक्ट एनपीवी निकालो। अगर वो डायरेक्ट पूछेगा तो वो 2 प्रोजेक्ट देगा, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी में आपको, जैसे मैं कल बता रहा था वैसे पूछेगा। लेकिन वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा, वो आपसे थोड़ा सा घुमाकर भी सवाल करेगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ जो जो सवाल आए हैं, जैसे कि अ प्लांट यूज 6 टन पर डे ऑफ कोल टू जनरेट स्टीम, मतलब एक प्लांट है जो 6 टन डन कोल यूज करता है स्टीम को जनरेट करने के लिए, ठीक है ना? कैलोरीफिक वैल्यू दी गई 3300 किलो कैलोरी केजी। अब कह रहा है कॉस्ट ऑफ कोल, मतलब पर टन ऑफ कोल की कॉस्ट दी गई है 4200, ठीक है ना? अब क्या किया प्लांट ने, क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया कोल को एग्रो रेसिड्यू से, ठीक है ना? अब प्लांट ने किससे कोल को किससे सब्स्टिट्यूट किया, एग्रो रेसिड्यू से किया, जिसकी कैलोरीफिक एज अ बॉयलर फ्यूल, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है 3100 है, और कॉस्ट दी गई 1800 पर टन में। मतलब कोयले की कॉस्ट है 4200 रुपये पर टन, ठीक है ना? और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू दी गई है कोयले की 3300 के आसपास, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू दी गई इतनी गई है। कैलकुलेट द एनुअल कॉस्ट सेविंग एट द 300 days ऑफ ऑपरेशन assuming the boiler efficiency remains same at 72% for coal and agro residue as a fuel। तो इसको कैसे करेंगे, ये तो बहुत सिंपल है, बताओ बताओ कैसे करेंगे इसको, बताओ प्यारेलाल जी कैसे करेंगे इसको? हेलो। हाँ बताओ, बताओ प्यारेलाल जी कैसे करेंगे इसको? टाइम लग जाएगा मुझे थोड़ा करने में सर, ड्यूटी क्यों? में हूँ। अरे ड्यूटी पे दूसरा कोई बताए जो ड्यूटी पे नहीं है, कैसे करेंगे बताओ? बताओ कोई, मुकेश तुम बताओ, हिमांशु जी आप बताओ। इसमें मैं बताऊं? सिस्टम हो गया। हाँ कोई भी बताए, एक भी जना बता, कोई भी चलिए बताए। बताइए बताइए। हम्म 6 टन कोयला लगता था, हम्म 3300 उसका सीवी था। हम्म तो इसको सीधे सीधे हम लोग और 4200 पर टन रेट है, तो हम लोग ये कर सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 4200 और 3300 किलो के लिए पर केजी कोल दिया है वो, हम्म। तो 3300 अभी आपको मैंने एफिशिएंसी का फंडा बताया था, उसको वैसे ही करना है, वैसे ही करना है आपको, पूरा वैसे ही करना है। बताओ बताओ, इस तरह के सवाल तो आएंगे भैया, इस तरह के सवाल अगर नहीं बनेंगे तो फिर टेंशन की बात है। इस तरह के सवाल तो वो पूछता है BEE। मुकेश तुम बताओ कैसे करेंगे जल्दी से, सिंपल सा सवाल है यार ना। इसमें पहले कैलकुलेट कर लेंगे सर अपना हाँ क्या कि मतलब 6000 अपने को दिया हुआ है, 6 हाँ टन हाँ पर डे कोल का हम्म, जनरेट 6
मतलब उसको हम्म। स्टीम यूज कर रहा है, उसके लिए अपन हम्म। उसके सीवी से और बॉयलर की एफिशिएंसी से उसका किलो कैलोरी पर डे पे निकाल लेंगे। देन देखो अगर उसका ये वाला जो स्टेप जो है ये कैसे आया बताओ। अभी मैंने बताया था ना, क्या बताया था मैंने आपको, फॉर्मूला बताया था ना अभी कि जो हाँ बॉय कोई भी एफिशिएंसी निकालने के समय क्यू आउटपुट डिवाइडेड बाय क्यू इनपुट है, ठीक है ना। क्यू इनपुट होता है। अब क्यू इनपुट आप क्या दे रहे हो, कोयला जला रहे हो भाई, क्यू इनपुट क्या 6 टन हाँ का कोयला जला रहे हो, तो क्यू इनपुट क्या हो गया मेरा, करेक्ट 6 टन कोयला 6 × 6,000 जो होगा, इसका सीवी से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्यू इनपुट हो गया। इसका एफिशिएंसी कितना दिया है 0.72, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्यू आउटपुट आ जाएगा। तो ये इन्होंने क्या निकाला, क्यू आउटपुट निकाला है, ठीक है ना। अब क्या है कि हमको क्यू आउटपुट तो हमेशा सेम ही रखना है, ठीक है ना। अब इस क्यू आउटपुट को हमको किससे लेना है, इंस्टेड ऑफ कोल हमको किससे लेना है, राइस हस्क से लेना है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, उसका अमाउंट निकालेंगे। हमको राइस हस्क की जो क्वांटिटी है वो निकालनी पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद सबका करेक्ट कॉस्टिंग दिया गया है कि भाई अगर मान लो मैं कैलोरी वैल्यू कम करता हूँ, ये तो हम लोग जो टीएसआर की जो कैलकुलेशन करते हैं एएफआर में, अमित जी वही कैलकुलेशन है ये तो, कि हम लोग टीएसआर को सब्स्टिट्यूट करते हैं कोल से। तो आपको वही कैलकुलेशन है पूरी की पूरी कि आपने, आपको बिल्कुल अगर यही आपको वही है, अगर आप एएफआर की आपको सेविंग निकालनी है तो एएफआर की सेविंग कैसे निकालोगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सीमेंट प्लांट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको जब कैलोरीफिक वैल्यू तो आपकी कम हो गई, तो कैलोरीफिक वैल्यू कम हो गई तो उसकी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली ज्यादा लगेगी। कितनी ज्यादा क्वांटिटी लगेगी और उस पर टन का रेट दिया हुआ है, तो वो रेट आपसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों का जो पहले का रेट था और अभी का रेट था दोनों का डिफरेंस ले लोगे, वो मेरी सेविंग है। समझ में आया मुकेश। इसमें इसमें सीमेंट प्लांट टीएसआर भी एग्जैक्टली सेम होता है, बस थोड़ा हाँ सा क्योंकि डिफरेंस इसमें हाँ तो एक ट्रिक ये और आ वाला जाता है सीमेंट प्लांट के एफिशिएंसी टीएसआर कैलकुलेशन में, कि जैसे ही हम टीएसआर इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारा जो पर टन के क्लिंकर है वो हीट बढ़ जाता है। तो वो जो 680 चल रहा था तो वो फिर 720। वो अलग हो गया, वो आपको फिर उसका भी हाँ, इकोनॉमिक्स देखना पड़ेगा, वो अलग है। लेकिन वो एक अभी ट्रिक जो आ जाएगा हाँ तो हाँ हाँ, वो भी पूछ वो सकते हैं अलग, वो अगर। वो पूछ सकते हैं, वो तो अब जब मैं सीमेंट पढ़ाऊंगा वो अलग चीज है। लेकिन 5 नंबर में इस टाइप के सवाल आ सकते हैं, ठीक है ना, ये आ चुका है। तो ये इस तरह के जो सवाल है ना, आपको कभी कभार क्या है ना, वो डायरेक्ट नहीं देगा इस वाले चैप्टर से, थोड़ा बहुत वो घुमाकर भी देगा, बोलेगा पे बैक पीरियड निकाल लो, ये निकाल लो, ये निकाल लो, फलाना निकाल लो। तो जब भी, और एफिशिएंसी के सवाल तो हमेशा पीडब्ल्यू पूछता है, इसलिए मैंने आपको स्वप्निल ने भी पढ़ाया होगा बॉयलर एफिशिएंसी। तो आपको हमेशा कोई भी चीज की जब एफिशिएंसी निकालनी है तो आपको हमेशा फॉर्मूला याद रखना है, क्यू आउटपुट डिवाइडेड बाय क्यू इनपुट। तो इससे क्या रहेगा, आपका कोई भी जो सवाल है, मैं इसलिए न्यूमेरिकल कराता हूँ ताकि आपका जो दिमाग है वो ज्यादा खुला रहे। अगर मैं ज्यादा थ्योरी पढ़ा दूंगा तो वो कोई यूज नहीं है उस चीज का। अब आता है, अब देखो वापस से एफिशिएंसी का आ गया फॉर्मूला, आया कि नहीं आया। तो आपको एफिशिएंसी वाले जो फॉर्मूले जो सवाल है वो आपको उस पर कमांड होनी चाहिए। अब जैसे कि कह रहा है कि एनुअल फ्यूल कॉस्ट ऑफ बॉयलर ऑपरेशन इन द प्लांट इज ₹10 लाख, ठीक है ना। एक एनुअल फ्यूल जो है कॉस्ट है किसी बॉयलर ऑपरेशन की, वो 10 लाख रुपए है। बॉयलर विद 65% ऑफ एफिशिएंसी नाउ रिप्लेस विद न्यू वन विद द 68% एफिशिएंसी। तो व्हाट इज द एनुअल कॉस्ट सेविंग, तो कितनी आपकी एनुअल कॉस्ट सेविंग होगी वो आपको निकालनी है, ठीक है ना। तो ये भी आपको वापस से इसने जो एफिशिएंसी है उसको उन्होंने बढ़ा के डायरेक्टली आपसे सवाल पूछ लिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको जो सवाल आएंगे एफिशिएंसी की वो आपको क्लियर होने चाहिए। जैसे ये 5 नंबर में दे दिया, ये आपको 1 नंबर में भी दे सकता है, ठीक है ना। तो ये सारे जो क्लियर है ना ये क्लियर होने चाहिए। अब आता है ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये 10 नंबर का सवाल है, ये बताओ ये कैसे करेंगे। The cash flow in two different energy conservation projects are given in the table below। मतलब दो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट हैं, ठीक है ना। प्लीज हेल्प द मैनेजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी टू डिसाइड विच प्रोजेक्ट टू इन्वेस्ट इन द मैनेजमेंट एज इंटरेस्टेड इन्वेस्टिंग ओनली वन प्रोजेक्ट। मतलब दो प्रोजेक्ट हैं ए और बी, मैनेजमेंट एक ही में इन्वेस्ट करना चाहती है। द कंपनी इज लाइकली टू कंसिडर एनी प्रोजेक्ट विच गिव्स द मिनिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 18%। प्लीज जस्टिफाई योर चॉइस, ठीक है ना। तो हमको क्या है, ये मैनेजमेंट प्रोजेक्ट दिए गए, एक प्रोजेक्ट ए दिया गया है, एक प्रोजेक्ट बी दिया गया है, ठीक है ना। तो आप इसमें से कौन सा प्रोजेक्ट लोगे, ए लोगे बी लोगे, कैसे कंसीडर करेंगे बताओ, और मुकेश कैसे करेंगे इसको। बताओ कैसे करेंगे। एक प्रोजेक्ट ए है, एक प्रोजेक्ट ए है,
एक प्रोजेक्ट बी है, पहला साल, दूसरा, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल, छठवां साल, सातवां साल, आठवें साल तक इन्होंने कैश फ्लो दिए गए, ठीक है ना। अब मेरे को बताओ इसमें से, ठीक है, इनमें से आपको कैसे करेंगे इसका बताओ। कैश फ्लो निकाल लेंगे। कैश फ्लो ए का दिया, कैश फ्लो बी का दिया है। अब आपको पूछा है कि इसमें से मैं कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करूंगा, तो कल तो जो जो लोग थे वो तो बताएं कम से कम, जो लोग नहीं थे वो तो चलो ठीक है, उन्होंने पढ़ाई अगर नहीं कर रही होगी रिकॉर्डिंग, इसलिए मैंने रात में कल रिकॉर्डिंग भेज दी थी। इसका एनबीवी निकाले क्या? और जिसका नेट प्रेजेंट वैल्यू, हाँ, एनपीवी निकालनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा आपको? हाँ। नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी दोनों प्रोजेक्ट की। जिसका एनपीवी ज्यादा होगा वो प्रोजेक्ट अपना फिजिबल होगा, क्योंकि इसने क्या किया है, रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। रेट ऑफ रिटर्न दिया है तो हम दोनों क्या करेंगे, इसकी प्रोजेक्ट ए की और प्रोजेक्ट बी की नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। जिस प्रोजेक्ट की एनपीवी ज्यादा होगी, मतलब जो प्रोजेक्ट की आज वैल्यू ज्यादा होगी, उसी को हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने एनपीवी निकाली प्रोजेक्ट ए की, ठीक है ना। अब एनपीवी प्रोजेक्ट एक भी, जो मैंने बताया था कि जो कैपिटल लगाते हैं उसको हम लोग हमेशा माइनस कर देते हैं, कोई पैसा है। और ये क्या है मेरा, ये क्या है, ये मेरा कैपिटल है जिसको माइनस करेंगे। इसके बाद ये मेरा क्या है, सब कैश फ्लो है। तो सारे कैश फ्लो को मैंने ऐड करता गया, तो एनपीओ प्रोजेक्ट मेरी ये निकली, ठीक है ना। ठीक है, अब एनपीओ प्रोजेक्ट बी का भी कितना निकला, लगभग इतना ही निकला, मतलब दोनों प्रोजेक्ट ए का भी उतना ही निकला, बी का भी उतना ही निकला, ठीक है ना। अब क्या है कि अब देखो, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। अगर मैं 18% पे इन्होंने एनपीवी पे लिया, ठीक है ना, तो 18% एनपीवी पे दोनों का जो वो आ रहा था। अब जैसे कि छठवें साल में क्या हो रहा है, आपका एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं, सॉरी पांचवें साल में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो कैश फ्लो कितना हो गया, 6 लाख माइनस दिस हो गया, ठीक है ना। एग्जाम में अगर दिया जाएगा तो आपको ऐसे कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब दोनों की हाँ इसमें बोलिए। अपन आईआरआर पे तो निकाल सकते हैं कि नहीं 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 नहीं, आईआरआर का अलग कंसेप्ट है। आईआरआर का जो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, आप कल थे नहीं ना, आईआरआर का बताता हूँ। आईआरआर का हम लोग वो रेट, आईआरआर वो चीज होती है जिसपे आपका एनपीवी 0 होता है, ठीक है ना। आईआरआर का मतलब है कि जैसे मेरे को कोई प्रोजेक्ट लगाना है, ठीक है ना। अब उस प्रोजेक्ट पे आप कैसे डिसाइड करोगे कि इतना रेट ऑफ रिटर्न मिलना चाहिए। भाई आपने कोई प्रोजेक्ट लगाया, आप उसका रेट ऑफ रिटर्न कैसे डिफाइन करोगे, मेरे को मिनिमम, आप बोलते हैं ना मेरे को इतना बड़ा रिटर्न होना ही चाहिए मिनिमम, उसको हम लोग बोलते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जो एनपीवी की जो वैल्यू होती है ना उसको 0 कर देते हैं। 0 का मतलब है कि कोई भी प्रोजेक्ट तभी स्टार्ट होता है जब वो इसकी आइदर वैल्यू 0 होगी या 0 से ग्रेटर होगी, ठीक है ना। तो जब हम लोग आईआरआर को निकालने के लिए एनपीवी 0 करते हैं तो हम लोग आर की वैल्यू निकाल देते हैं। इसका मतलब इस आर, मान लो अगर आपका आर 0 पे 10% आया, तो हमारा जो ब्रेक इवन आएगा वो 10% या 10% से ऊपर पे ही हमको प्रॉफिट होगा। अगर मैं 10% से कम जाऊंगा तो मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं होगा, समझ में आया। तो वो अलग चीज हो गई, वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है ना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको आर का वैल्यू एज्यूम करना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे हमने कल एक न्यूमेरिकल किया था, मैं अब दोबारा रिवीजन करा दूंगा, ठीक है ना, तो वो और क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, इसने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमको दिया है कि हम 18% मान के चल रहे हैं। तो जब आपको रेट ऑफ रिटर्न हमेशा दिया हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एनपीवी निकालनी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है कि जो कैश फ्लो हमको 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद जो भी मिलते रहेंगे, उसकी आज वैल्यू कितनी है। अब इस प्रोजेक्ट में ये अच्छी बात दी है कि दोनों की एनपीवी लगभग मोटा मोटा सेम आ रही है। तो इन्होंने क्या किया, 18 की जगह 20 पे भी करके देखा। तो अब 20% पे क्या हो रहा है, एनपीवी जो ए प्रोजेक्ट की वो नेगेटिव में जा रही है और बी की पॉजिटिव में हो रही है। तो इसका मतलब मेरा जो बी प्रोजेक्ट है वो मेरा फिजिबल है। तो इस टाइप का सवाल हर साल बीडब्ल्यू पूछती है, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है या आईआरआर निकालने के लिए। ये 10 नंबर में बनता है। इसमें इस सवाल को मैं हमेशा ही रिकमेंड करता हूँ, आप कर लो, लेकिन आप पूरा टाइम बर्बाद मत कर दो। आपने स्टेप में कर दिया, अगर आपको बहुत टाइम लग रहा है कैलकुलेशन करने में, तो आप पूरा पेपर सॉल्व कर लो। उसके बाद उसको जो बचा को आधा 50% कर लो, ताकि 50% नंबर तो मिल ही जाए, 5-6 नंबर। तो बाद में आगे जब आपका टाइम बच जाए तब आपको इस तरह के सवाल में करना है, क्योंकि ये हुआ एक पार्ट वाला हुआ। ये जो सवाल होते हैं ना, ये 10-10 नंबर में आते हैं। पेपर 1 थोड़ा लेंथी होता है एज कंपेरिजन टू पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। तो पेपर 1 में क्या होता है कि जो ये फाइनेंशियल हुआ या प्रोजेक्ट हुआ, इसमें थोड़ा टाइम लेता है। तो इसमें क्या है कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते ना, तो इसमें थोड़ा टाइम कैलकुलेशन लेता है। होता सिंपल है। तो ये है कि आप कोशिश करना है कि आप कितना भी कर सकते हैं मैक्सिमम उसको कर लेना, ठीक है ना। तो अब भी जब भी इस तरह का सवाल हो, जैसे हिमांशु जी कल थे तो उन्होंने 1 सेकंड में बता दिया कि हमको क्या करना है, इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू इस प्रोजेक्ट की लेनी
है, ठीक है ना। अब इसको भी अभी करते हैं, जैसे कि अभी मैं उसका बता देता हूँ, एक बार जो कल वाला जो बताया था उसको मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ ताकि आपको आईआरआर का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हमने कल एक न्यूमेरिकल पढ़ा था आईआरआर के ऊपर, ठीक है ना। हमने ये पढ़ा था, हमको ये दिया गया है कि इन्वेस्टमेंट 20,000 दिया गया है, सेविंग दिया गया है, ठीक है ना, और कैश फ्लो हमको दिए गए हैं, ठीक है ना। अब हमको क्या है, अब हमको क्या करना पड़ेगा इसमें आईआरआर निकालने के लिए। तो अगर एग्जाम में आता है कि आपको इसको आईआरआर निकालो, अगर ये एग्जाम में आएगा तो 10 नंबर से कम नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो हम लोग आईआरआर निकालते हैं वो हम लोग निकालते हैं हिट एंड ट्रायल से निकालते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमने क्या किया, हमने मान के चला कि रेट ऑफ रिटर्न हमारा 8% था। जब हमने 8% जब हमने एनपीवी का फॉर्मूला लगाया तो हमने क्या किया, 8% की जो वैल्यू थी एज्यूम मानकर इसमें फॉर्मूले में डाल दी, ठीक है ना। अब ये मेरे लिए वैल्यू जो आई है 2791 आई है। अब इसको मेरे को जीरो करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, जो जनरली ग्राफ रहता है वो ये रहता है एनपीवी का, और ये जो रेट होता है इसका ग्राफ ऐसे होता है। अगर आप एनपीवी बढ़ाते जाओगे तो एनपीवी आपकी जीरो के अप्रोच होती जाएगी, ये हमेशा कंसीडर करना, ये फंडा हमेशा याद रख लो। एनपीवी वर्सेस डिस्काउंट रेट, इसको जो हम लोग जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, मान के चलो मेरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो 10% अगर मैं उसको फ्यूचर के लिए बोलूंगा तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोलूंगा, अगर मैं उसी 10% को आज में निकालूंगा तो उसको मैं बोलता हूँ डिस्काउंटिंग रेट। ये कल मैंने बताया था। तो एनपीवी और हमेशा डिस्काउंट रेट और आईआरआर का जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, अगर मैं डिस्काउंट रेट जितना बढ़ाते जाऊंगा उतना मेरा एनपी की जो वैल्यू है वो क्लोज आती जाएगी। तो जब भी आप एग्जाम्पशन करें, जैसे आपने क्या किया 8% पे रखा, तो 8% पे आपकी एनपीवी लगभग 2791 आ रही है। तो आप 8 की जगह 10 मत रखो, आप 8 की जगह 12 रखो या 13 रखो या 14 रखो, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी आईआरआर की वैल्यू कहाँ लाई करेगी। अब जैसे कि मैंने 8% में मेरा 2791 आया, फिर मैंने 12% किया तो 12% पे मेरा कितना आ गया 491 आया, लेकिन अभी भी जीरो नहीं आया, तो इसका मतलब 12 से ज्यादा होगी। फिर मैंने 16 कर दिया तो 16 पे ही पूरा नेगेटिव हो गई। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि मेरी जो वैल्यू जो लाई करेगी वो 12 टू 16 पे लाई करेगी, कहाँ करेगी 12 टू 16। तो अब क्या है कि मैंने 13% पे निकाला तो 13% पे भी ये नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब मेरा क्या है 12 और 13 के बीच में। जब आपको इतना पास का डिस्टेंस पता चल जाएगा कि 12 और 13 के बीच में, तो आप फिर कैसे निकालोगे, फिर आपको जो निकालना पड़ेगा, ये आ चुका है एग्जाम में न्यूमेरिकल 10 नंबर का, तब आपको इंटरपोलेशन मेथड से आईआरआर का निकालना पड़ेगा। तो ये जो फॉर्मूला होता है इंटरपोलेशन वाला, आईआरआर इक्वल्स टू लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट इनटू हायर रेट माइनस लोअर रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट। तो अगर एनपीवी जो 13% पे थी वो पता है आपको, एनपीवी एट 20% पे पता था, ये था, इसको मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले में डाल दिया, तो मेरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 12.88% आ गया। समझ में आया प्यारे लाल जी? यस यस सर। हाँ, तो ये सब अपने हाँ को पता होना चाहिए कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न था। तो एग्जाम में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी आ जाता है, या प्रोजेक्ट पूछ लेता है कि कौन सा प्रोजेक्ट, ए प्रोजेक्ट फिजिबल है, बी प्रोजेक्ट फिजिबल है, या पेबैक पीरियड निकालने के लिए आएगा। इस तरीके से वो सवाल 10-15 नंबर के आपको पेपर 1 में हमेशा देगा ही देगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, मतलब बुक 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ये वाला जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। और एक दिन मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा जिसमें एस्को मॉडल क्या होता है, ये क्या होता है, वो अपना है। दूसरा, इनकी जो आईआरआर है, एनपीवी के लिमिटेशंस क्या क्या है, ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है ना। अब हम लोगों ने प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग कर रहे थे, अब मेरे को ये बताओ, अब इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अच्छा, सैलवेज वैल्यू मैंने कल बताया था कंसेप्ट इसका, सैलवेज वैल्यू का। तो हिमांशु जी एक बार बता दो सैलवेज वैल्यू मैंने क्या बताया था कल। कोई सैलवेज वैल्यू का कंसेप्ट बताया था मैंने, बताओ। अ, कोई भी चीज, कोई भी इक्विपमेंट हम लोग खरीदते हैं, मैं उसको ऑप्टिमम यूज करने के बाद जो हाँ बेचते हैं, जो रेट मिलता है, उसको सैलवेज वैल्यू बोलते हाँ, मतलब जैसे कि अगर मैंने कोई इक्विपमेंट खरीदा है, मान लो मैंने कार चलाई 15 साल चला लिया, मेरे को पता कोई यूज नहीं है, मैंने उसको बेच दी। तो मैंने अगर मान लो 10 लाख की कार खरीदी, उसको 50,000 में 15 साल बेच बेच दी, तो मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 10 लाख माइनस 50,000, 9.5 लाख रुपए। तो उसकी सैलवेज वैल्यू थी, जो उसकी स्क्रैप वैल्यू थी वो क्या थी मेरी 5 लाख रुपए। अब क्या है, अब ये वाला जो सवाल है ये बताओ, इस तरीके के सवाल 10 नंबर में आपका आ चुका है बीडब्ल्यू में, ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है कि a company has to choose between two projects whose cash flows are indicated below।
मतलब कंपनी को दो प्रोजेक्ट्स में चूज करना है। एक प्रोजेक्ट वन है जिसमें इन्वेस्टमेंट अपने को कितना दिया गया है, 15 लाख रुपए दिया गया है, ठीक है ना। आपको इन्वेस्टमेंट कितना दिया गया, 15 लाख रुपए दिया गया है। उसके बाद एनुअल कॉस्ट सेविंग कितना दिया गया है, तो एनुअल कॉस्ट सेविंग 4 लाख रुपए दिया गया है, ठीक है ना। बाय एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट भी दिया गया है, मतलब सेविंग के साथ आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी दी गई है। रिकंडीशनिंग एंड ओवरहॉलिंग ड्यूरिंग 5th ईयर जो है वो 6 लाख रुपए है, ठीक है ना। लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट दी गई है 8 साल, सैलरी वैल्यू दी गई है 5 लाख रुपए, ठीक है ना। तो ये आपको ओवरऑल एक ए प्रोजेक्ट का दिया है, ठीक है ना। बी प्रोजेक्ट में क्या कह रहा है, इन्वेस्टमेंट आपको 14 लाख का दिया है, एनुअल कॉस्ट सेविंग 3.5 लाख की दी गई है, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट जो दी गई है वो 20,000 में दी गई है, और रिकंडीशन ड्यूरिंग 4th ईयर दी गई है उसकी 5 लाख रुपए, ठीक है। लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट दी गई है 8 साल, और सैलवेज वैल्यू दी गई है इसकी 2 लाख रुपए। विच प्रोजेक्ट शुड द कंपनी चूज, ठीक है ना। कौन सा प्रोजेक्ट चूज करेगी कंपनी, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। और क्या पूछ रहा है, द एनुअल डिस्काउंट रेट इज 12%। तो इसमें बताओ कैसे करेंगे, बताओ। कैसे करेंगे बताओ, 10 नंबर में आ चुका प्यारे लाल जी, पता है ना। कैश फ्लो हाँ, कैश फ्लो तो आपको दिया है ना, आपको एनुअल सेविंग दे रहा है ना वो हाँ, एनुअल से नेट आपको। भाई आपने जो आपने 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, सिंपल सी बात है, मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोगों को ही बताना है। इन्वेस्टमेंट आपने 15 लाख दिया है, सैलरी वैल्यू इसकी 5 लाख रुपए है, इसकी जो सैलरी वैल्यू इसकी 14 लाख रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट किया, इसकी सैलरी वैल्यू 2 लाख रुपए है, ठीक है ना। दोनों की सेम है। अब क्या हो रहा है कि 5th ईयर में इसका जो खर्चा हो रहा है वो, मतलब आपके 8 साल तक का प्रोजेक्ट है, 8 साल का आपका एन की वैल्यू 8 दी गई है, ठीक है ना। अब 6th ईयर में इसमें 5th ईयर में इसका जो खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 6 लाख का आ रहा है, और इसका जो 4th ईयर में आ रहा है वो आ रहा है 5 लाख का। एनपीवी निकालेंगे दोनों का, ये हाँ सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करेंगे। हाँ, तो कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेशन कैसे होगी, वो तो चलो ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट आपको दिया गया है, आपका बाय एनुअल, तो आपको कैसे होगी बताओ, मुकेश जी बताओ कैसे करेंगे इसको। बताओ भाई, इस तरह के सवाल तो आएगा 10 नंबर का, इस तरह के तो आपको करने ही पड़ेंगे एग्जाम में। मैंने तो कंसेप्ट बता दिया और आपको दिमाग तो लड़ाना पड़ेगा वहां जाकर। ये दोनों में हम लोग कितना इन्वेस्टमेंट एक्चुअल लग रहा है उसको देखेंगे। पहले 15 लाख नहीं नहीं पहला नहीं, के देखो देखो, मेनली इसमें सब दिया हुआ है, एनपीवी निकालना है आपने को। एनपीवी के लिए आपको कैश फ्लो जनरेट करना पड़ेगा। कैश फ्लो का मतलब है कि एनुअल कॉस्ट सेविंग 4 लाख रुपए दी है, लेकिन उसने खर्चे भी दिए हैं, खर्चे दिए ना। तो आप सेविंग में खर्चे कहाँ से निकालोगे, जो सेविंग हो उसमें से खर्चे माइनस करोगे ना। भाई आपके 4 लाख रुपए आपका एनुअल सेविंग दी गई है, मान के चलो पहला साल आपका 4 लाख रुपए खर्चा हुआ, लेकिन 4 लाख रुपए में आपका 50,000 तो मेंटेनेंस कॉस्ट जा रहा है, बाय एनुअल लिखा है ना, बाय एनुअल, अच्छा बाय एनुअल लिख रहा है, बाय एनुअल का मतलब 2 साल में लग रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। मतलब पहले साल नहीं लगेगा, दूसरे साल जो उसकी पहले साल मान लो 4 लाख रुपए जाएगा, और 2 साल के बाद का 50-50, फिर 2 साल में जाएगा, फिर 4 साल में जाएगा, फिर 6 साल में जाएगा, फिर 8 साल में से 50-50 हजार रुपये खर्चा जाएगा। तो वो खर्चा आपको किस में से माइनस करना पड़ेगा, एनुअल कॉस्ट सेविंग में से माइनस करना पड़ेगा। और दूसरा वो कह रहा है कि 5वें साल आपका जो खर्चा है वो 6 लाख रुपए होता है, ठीक है ना। अब जबकि इसमें बाय एनुअल दिया है, समझ में आया, मैं 2 साल के बाद मेंटेनेंस कराता है, और जबकि इसका जो है मेंटेनेंस कॉस्ट 20,000 रुपए है, समझ में आया। अगर मैं एक प्रोजेक्ट 2 का मैं बनाता हूँ कैश फ्लो, प्रोजेक्ट 2 का कैश फ्लो कैसे बनेगा बताओ, बताओ कोई बताओ कैसे बनाएंगे प्रोजेक्ट 2 का कैश फ्लो। प्रोजेक्ट 2 का तो सिंपल सही है कि आपका प्रोजेक्ट 2 में पहले साल आपको सेविंग कैश फ्लो में कितना सेविंग आएगा, 3.5 लाख माइनस 20,000 कर लोगे तो 3,30,000 आएगा, दूसरे लाख भी 3,30,000 आएगा, तीसरे साल भी 3,30,000 सेम आएगा। है, चौथा क्या कंपनी होगा, से। चौथे में क्या है आपका एक्सपेंसेस है, तो आपका एक्सपेंसेस जो है वो माइनस करने पड़ेंगे आपको। तो 5वें साल में आपका वही रहेगा, 6वें साल में भी वही रहेगा 3,30,000, 7वें साल में भी ये रहेगा, 8वें साल में भी रहेगा, ठीक है ना। अब उससे आपको एनपीवी निकालनी है, और इन्वेस्टमेंट इसने कितना दिया, 14 लाख का दिया है, तो 14 लाख में से आपका सैलरीज वैल्यू कितनी है, 2 लाख रुपए, तो वो आप घटा दोगे। इसी तरीके से
15 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट की सैलवेज वैल्यू दी गई 5 लाख रुपए, तो जो माइनस वाला कंपोनेंट होगा इसमें 10 लाख होगा, इसमें जो माइनस वाला कंपोनेंट होगा 12 लाख होगा। अब इसका क्या एक कर चीज रहा और है? सैलवेज हाँ वैल्यू भी तो मेरे कैश फ्लो में ही है, मतलब उसका भी तो हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे सैलवेज वैल्यू। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, सैलवेज वैल्यू को इन्होंने लिखा है ना। अब देखो इन्होंने क्या किया, देखो मैं बताता हूँ, वही चीज है। पहले का इन्होंने आउट गोइंग लिया -15 और दूसरे का इन्होंने लिया -15, ठीक है ना। अब पहले का इन्होंने सेविंग कितना कर रहा है पहले साल में, वो 4.0 कर रहा है, ठीक है ना। अब वो सेमी एनुअली का मतलब है कि जो मैंने आपको हिंट दी थी 0.5 कर रहा है, तो 3.5 लाख उसने सेविंग की, ठीक है ना। अब सबकी इन्होंने निकाली है, ठीक है ना। अब 7th और 8th, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या कर दिया, आपका जो कैश फ्लो जो आएगा, सैलवेज वैल्यू है जो अमित जी कह रहे हैं, उसको हमने कंसिडर कर लिया। वो कितने में आ रही है आपकी, 4 + 5 9, और इसको हमने, वो कितना हो गया मेरा 8.5 लाख रुपए। तो कैश फ्लो आएगा ना, मतलब जो सैलवेज वैल्यू मेरे को कब मिलेगी, जब प्रोजेक्ट लाइफ खत्म हो जाएगी। तो 8.5 हो गई, तो इसकी एनपीवी कितनी आ रही है, 2.301 आ रही है। और इसकी एनपीवी कितनी आ रही है अपनी, इसकी जो एनपीवी आ रही है वो आ रही है लगभग 0.15। तो प्रोजेक्ट 1 का जो हाइयर है देन प्रोजेक्ट 2 से, तो प्रोजेक्ट 1 हमारा प्रेफर किया जाएगा। तो वही कंसेप्ट था, लेकिन आप लोगों ने इतना दिमाग लगा दिया, इतना बताने में इतना डर रहे हो, पता नहीं क्या है इसमें। क्या था, इतना सिंपल सा सवाल था, कोई भी सवाल था, आपको एनपीवी भी निकालना था। एनपीवी मैंने कितनी बार बोला है कि अगर आपको रेट ऑफ रिटर्न दिया जाएगा तो आपको एनपीवी निकालना है, पर इसमें बस ये हिंट दी गई थी कि आपको जो बाय एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट था, मतलब पहले साल नहीं लगेगा दूसरे साल लगेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे कैश फ्लो जो है वो आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। और जो सैलवेज वैल्यू है वो जो आखिरी साल में हम लोग उसको सैलवेज वैल्यू भी लेंगे, क्योंकि सैलवेज वैल्यू क्या है, वो अपना कैश फ्लो है, ठीक है ना। तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सवाल करना है, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया किसी को, आया कि नहीं आया? अब देखो इसमें वो कई तरह के सवाल पूछ सकता था, बाय एनुअल की जगह वो क्वार्टरली बोल सकता था। तो ये तो आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है कि आपको कैश फ्लो जो देखो, अब कई बार एग्जाम में आपको कैश फ्लो दे देगा। अगर वो 5 नंबर का सवाल पूछ रहा है तो वो आपको कैश फ्लो दे देगा कि प्रोजेक्ट ए का कैश फ्लो इतना, प्रोजेक्ट बी का इतना कैश फ्लो है, आप बता दो कौन सा प्रोजेक्ट है। तो उसमें तो आप डायरेक्टली कर दोगे, 5 नंबर में वो आपसे ज्यादा मेहनत नहीं करवाएगा। लेकिन वो 10 नंबर में क्या करेगा, आपको कैश फ्लो भी आपको बनाना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, प्रोजेक्ट 1 का कैश फ्लो बनाया, प्रोजेक्ट 2 का, जैसे अमित जी पूछ रहे हैं इसमें दिया नहीं है, तो एनुअल कॉस्ट सेविंग क्या है, कैश फ्लो है ना। तो कैश फ्लो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपको सीखनी पड़ेंगी इस और जो मैंने स्लाइड में न्यूमेरिकल डाले हैं वही आपको करने हैं बस, उसके अलावा न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये वाले न्यूमेरिकल कर लिए तो आप एग्जाम में न्यूमेरिकल कर लोगे, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट, नहीं समझ में आया कि नहीं आया ये वाला? नितिन जी, एक चीज है, हाँ इसमें तो हाँ। कैश फ्लो हर साल का दोनों प्रोजेक्ट का निकाल लिए, ठीक है ना। और हम्म। इन्वेस्टमेंट, ये सैलवेज वैल्यू का रूल तो मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट में घटा करके हमारा इन्वेस्टमेंट, नहीं नेट वो कर सकते इन्वेस्टमेंट। हैं, वो लेकिन उससे ज्यादा सही मान लो इनिशियल, लेकिन वो हाँ, कायदे से देखा जाए वो पैसा तो आपको 8वें साल में आएगा ना, अभी नहीं आएगा ना। तो भाई उसी में सैलवेज वैल्यू, कंसिडर करना है। हाँ उसी में कंसिडर करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसमें आपका 8 साल बाद पैसा आएगा ना। आप पहले पहले नहीं ले सकते हो ना आप। करेक्ट देखो करेक्ट। 15 लाख है, आपका आंसर में भी आ जाए, प्रोजेक्ट 1 आ जाए, उससे भी आ जाएगा, मेरे को पता नहीं है। लेकिन वो तरीका सही नहीं है, क्योंकि पैसा तो आपका जो डिलीवर होगा वो 8 साल बाद होगा। मतलब प्रोजेक्ट का 8 साल का लाइफ था, 8 साल के 8वें साल बेचेगा ना वो तो हमने उसमें ही कंसीडर करेंगे, ठीक है ना, सैलवेज वैल्यू का। तो ये वाला जो सवाल था ये इतना इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, इस तरीके के सवाल एग्जाम में वो पूछेगा। तो एग्जाम में अगर दोबारा से इस तरीके का सवाल है, कर लोगे ना इस तरीके का सवाल तो, ठीक है ना, कर लोगे ना, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? कर लेंगे कर लेंगे। हाँ, तो इसमें तो ये तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। एक और करता हूँ, इसको बाद में लेते हैं एफिशिएंसी वाले को। हाँ, एक ये वाला देख लेते हैं। An ESCO company is required to invest in a waste heat recovery project, which is expected to yield an annual saving of 1 10 100 1000 10 lakh 10 lakh, मतलब उसको हर साल एनुअल सेविंग मिलेगी 10 लाख रुपए, एंड द लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट इज 7 years. If the ESCO expect 30% IRR on this project, calculate the investment required to be made. तो इसमें वो पूछ रहा है कितना इन्वेस्टमेंट हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो वो आपको पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे इसको बताओ।
बताओ कैसे करेंगे। इसमें एनपीवी को जीरो, जैसे जो नीचे हिंट्स मिल रहा है, ठीक है ना, एनपीवी को जीरो देखिए, बस इन्वेस्टमेंट ही जो अननोन रहे, सब 30% हाँ का क्योंकि आया है। इसमें एक ये कोई भी जब इन्वेस्टमेंट तभी करोगे जब आपका आईआरआर जीरो रहेगा। तो आईआरआर जीरो रहने के लिए क्या होगा, एनपीवी को मेरे को सॉरी एनपीवी को जब मैं जब जीरो करूंगा तभी मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। मैंने बताया था ना, कोई भी प्रोजेक्ट तभी फिजिबल होगा जब एनपीवी इक्वल टू जीरो ग्रेटर देन जीरो रहेगा, तो एनपीवी को आप जीरो कर सकते हो। इसमें एक और मेथड भी है, डिवाइडेड बाय पी डिवाइडेड बाय एनुअलिटी फैक्टर। लेकिन जरूरी नहीं है, अगर आपका एनुअलिटी फैक्टर अगर दिया होगा वहां पर, ये आपकी एन्युइटी हो गई ना एक तरीके से। भाई आपको क्या है, आपने इतना इन्वेस्टमेंट दिया और आपको हर साल इतना इतना पैसा मिल रहा है, ठीक है ना। तो आपको आपका एन्युइटी फैक्टर भी आप निकाल सकते हो, प्रेजेंट एन्युइटी फैक्टर। लेकिन आपको प्रेजेंट एन्युइटी फैक्टर अगर देगा एग्जाम में, तब ये वाला जो नीचे वाला फॉर्मूला है ना लगा सकते हो। अगर किसी ने एमबीए किया होगा है तो आपको कभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाया होगा, तो इसमें एक होता है प्रेजेंट एन्युइटी फैक्टर रहता है। तो एन्युइटी फैक्टर क्या होता है, दिया जाता है कि अगर हमारा ये एन्युइटी मतलब हमारा इतना इक्वल कैश फ्लो बन रहा है, उसका हमने जो इन्वेस्टमेंट किया आज उसकी वैल्यू क्या होगी वो हम लोग निकालते हैं एन्युइटी फैक्टर से। अगर वो एन्युइटी फैक्टर दिया जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका जो आपका सेविंग आएगा उसको डिवाइडेड कर देंगे एन्युइटी फैक्टर से, तो भी आपका निकल सकता है। वरना वरना अपना जो मेन मेथड है उसे आप निकाल सकते हो। अब जैसे कि ये वाला पूछा है कि इन इंडस्ट्री इंटेंस टू इन्वेस्ट रुपीज 1,100,000 10,000 लाख 5 लाख इन न्यू एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो एक इंडस्ट्री ने इन्वेस्ट किया इतना, द कैश फ्लो एक्सपेक्टेड आर, ईयर फर्स्ट में दिया गया, दूसरे में दिया गया, तीसरे में दिया गया है। एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया गया 10%, इवेल्युएट द नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड कमेंट ऑन द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इसमें वो पूछ रहा है कि इसका रेट ऑफ रिटर्न इतना दिया गया और सी एनपीवी निकालो। तो एनपीवी आप निकाल सकते हैं। तो एनपीवी कितनी है, एनपीवी क्या है अपनी पॉजिटिव है, तो उसमें आप क्या करोगे, न्यू एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट जो है वाइबल है और अट्रैक्टिव है। तो मैंने बोला ना 5 नंबर में तो वो आपको सिंपल से पूछ लेगा कि एनपीवी निकालो, वो आपसे घुमाएगा नहीं। 10 नंबर के सवाल में वो आपको कैश फ्लो बनवा सकता है। समझ में आया। तो ये इस तरीके के जो सवाल है वो आपको आने चाहिए। अब जैसे कि गिव अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये तो वो उसका है आपका, ठीक है ना, ये आपका उसके ऊपर है ये वाला। अच्छा ये वाला सवाल करते हैं थोड़ा टफ वाला। अब ये बताओगे ये कैसे करेंगे, अब ये वाला मैं नहीं बताऊंगा, ये भी सवाल अच्छा है आपका। इन द वॉशिंग प्रोसेस ऑफ ऑटोमोबाइल प्लांट इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग यूज्ड टू हीट, मतलब एक वॉशिंग प्रोसेस है ऑटोमोबाइल प्लांट का, इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है टू हीट 5,000 लीटर्स पर आवर ऑफ वाटर बाय 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। द इंडस्ट्री इज प्लानिंग टू कन्वर्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल हीटिंग टू एलपीजी हीटिंग। मतलब इंडस्ट्री क्या करना चाहती है कि अपना जो वॉशिंग प्रोसेस है किसी ऑटोमोबाइल प्लांट का, वो अभी क्या कर रही है, हीट कर रही है 500 लीटर पानी को बाय 8 डिग्री सेंटीग्रेड से। किससे कर रही है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग से कर रही है। लेकिन इंडस्ट्री सोच रही है कि उसको मैं एलपीजी हीटिंग पे लेके जाऊं, ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है कि एनुअल ऑपरेटिंग आवर आपको दिया गया है 6,000 आवर्स, एफिशिएंसी दी गई है 85%, इनडायरेक्ट हीटिंग से एलपीजी से। एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग दी गई है आपको 95%, ठीक है ना। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एलपीजी दी गई है, लैंड कॉस्ट डेट कॉस्टेड ऑफ एलपीजी दी गई है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दी गई है, ठीक है ना। तो इफ द इलेक्ट्रिकल हीटिंग इज रिप्लेस विद एलपीजी हीटिंग विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 15 लाख, ठीक है ना। अगर मैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग को एलपीजी हीटिंग से रिप्लेस करता हूँ, इन्वेस्टमेंट होता है मेरा 15 लाख का। कंप्यूट द सिंपल पे बैक पीरियड, पहले तो इसने ये पूछा कि पे बैक पीरियड निकालो। दूसरा वो कह रहा है कि आल्सो कैलकुलेट द CO2 इमिशन इन बोथ द केसेस कंसिडरिंग द emission factor for LPG is 3 tons of CO2 per ton of LPG and electricity is a 0.1 ton of CO2 per megawatt। तो दूसरा पूछा CO2 इमिशन भी पूछा और इलेक्ट्रिकल हीटिंग भी पूछा। ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये बताओ, ये वाला असला सवाल है ऑडिटर लाइक वाला। ये बताओ ये कैसे करेंगे। हम्म, बताओ अर्पित, बताओ कैसे करेंगे इसको। ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालना
कैसे करेंगे? अर्पित बताओ, बताओ हिमांशु जी, मुकेश जी आप बताओ कैसे करेंगे, सोचो। अ, पहले हीट कंज्यूम कितना हो रहा है निकालेंगे इलेक्ट्रिसिटी यूज करके। ठीक है, और फिर 85 ये इलेक्ट्रिकल ठीक है, वो एफिशिएंसी। आपका अप्रोच आपका सही है, क्योंकि अपने को क्या करना है ना, हीट तो उतना ही देना है जितना आपका इलेक्ट्रिकल हीटिंग से जो हीट जाएगी, वो आपका एलपीजी से भी उतना ही हीट अपने को देना है। तो अपने हमेशा इस टाइप के जो सवाल आते हैं ना, उसका अप्रोच यही होना चाहिए कि जो हम लोग इनपुट जो एनर्जी देंगे ना, एनर्जी हम लोग कितना चाहिए, कितना डिमांड है, वो निकाल लो। तो अच्छा आपको ये इसमें दिया गया। हाँ, ये किलोवाट आवर को हम किलो कैल में कन्वर्ट कर लें, उसको 60 इक्विवेलेंस हीट एनर्जी कन्वर्ट करके निकाल लें। तो पहले निकालना पड़ेगा ना आपको, पहले वो आप वही आपको मेथड होगा ना हाँ इसमें तो, क्योंकि हाँ इसमें हाँ और कोई वही। रिलेशन तो दिया नहीं है। नहीं, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको क्या दिया है इसने, आपको अपने को एफिशिएंसी दी गई है इलेक्ट्रिकल हीटिंग की। तो एफिशिएंसी का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, क्यू आउटपुट डिवाइडेड बाय क्यू इनपुट। तो आपको क्यू इनपुट निकालना पड़ेगा पहले। क्यू आउटपुट तो आपको दिया हुआ है ना, 8 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करेगा वो। तो क्यू आउटपुट पता है, एफिशिएंसी पता है, क्यू इनपुट है। अब क्यू इनपुट आपका वो वही क्यू इनपुट कहाँ लगेगा आपका, आपका जो क्यू इनपुट जो रहेगा, वही क्यू इनपुट एलपीजी। आपको कैसे देना, एलपीजी से देना है। ठीक है ना। अब क्यू आउटपुट कितना रहेगा, ठीक है ना, एफिशिएंसी दी गई है तो उससे भी आपका क्यू आउटपुट निकल जाएगा, फिर आपको क्वांटिटी निकालनी है। अब मैंने इतना हिंट दे दिया, अब आपको देख लो, तो मैं तो ना बताऊंगा। और फिर 95% एफिशिएंसी भाई करके मैं उसका। वो आप देख लो, आपको क्या करना है, क्या करना है। मैंने आपको बता दिया है कि वैसे ही होगा। आपका जो इलेक्ट्रिसिटी जो हीट गेन करेगा, जो पानी हीट करेगा, 500 लीटर वाटर दिया है, ठीक है ना। तो पहले तो 500 लीटर वाटर को एमसीपी डेल्टा टी अब लगाओगे, ठीक है ना। बाय 8 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है कि उसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ 8 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। तो उससे आपको क्या निकल जाएगा, क्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। तो 500 लीटर वाटर को कैसे कन्वर्ट करोगे एम में, मास में कैसे कन्वर्ट करोगे, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है। 1 होते हैं। भाई अच्छा डेंसिटी। 5000 केजी होगा। 5000 हाँ केजी तो हो जाएगा मास से। हाँ, कैसे होगी बताओ। देखो सिंपल सा वही वाला जो फॉर्मूला था, वही मैंने किया है कि इक्विवेलेंट इसने हीट निकाली, इक्विवेलेंट हीट को उसने एलपीजी कंजप्शन में निकाल दिया, इतना कंजप्शन होगा। तो उसकी जो यूनिट कॉस्ट थी, अवरली कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग विद एलपीजी, उसने वही पूरा कैलकुलेट किया है। फिर डिफरेंस निकाल दिया, फिर एनुअल सेविंग निकाल दिया। इसमें यार सवाल में था क्या, मेरे को बताओ, इसमें कुछ भी नहीं था सवाल में। इस तरह के सवाल तो आपको हो जाने चाहिए। चलो ठीक है, पहले समझ में आता था कि नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, लेकिन अब तो हो जाना चाहिए ना। कि आपको जो पता है कि वही फंडा रहेगा, एनर्जी को इक्वल करना है, जितना एनर्जी लगेगा वो तो लगेगा लगेगा। उसी एनर्जी से फिर आपको एलपीजी का कंजप्शन निकालना है, ठीक है ना। जो आप हीट इनपुट दोगे, मतलब आपका क्यू इनपुट निकालना है, क्यू इनपुट से फिर बैलेंस करना है आपको। तो वो तो अब होना चाहिए इस रिलेटेड है। तरीके से। हाँ भाई, इसमें भी तो वही किया है, एलपीजी कंजप्शन निकाल दिया है, एनर्जी एमसीपी डेल्टा टी लगा के, क्योंकि आपको क्या दिया है, आपको कैलोरीफिक वैल्यू दे दी गई है। कैलोरीफिक वैल्यू से मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो एम इंटू कैलोरीफिक वैल्यू इंटू आपका जो हीट कंजप्शन दोगे, उससे आपका आ गया ये। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो वो आपको अब आना चाहिए, है ना। कि आप जब करोगे तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए कि एलपीजी कंजप्शन कैसे निकालोगे, फिर एलपीजी की कॉस्टिंग दी गई है वो निकालना आ गया है। फिर इलेक्ट्रिकल कंजप्शन को इक्वलेंट टू किलोवाट में निकालने के लिए 48.96 कर दिया इन लोगों ने, ठीक है ना। तो वो आप इस तरीके के जो सवाल है ना, आपको करना आना चाहिए। अगर इस तरीके के सवाल नहीं आते तो प्रैक्टिस करो। जो मैं भेजता हूँ या पीपीटी जो बढ़ा रहा हूँ उसको करना शुरू कर दो, क्योंकि ये न्यूमेरिकल आपसे इसकी आसानी से नहीं बनेंगे एग्जाम में। अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आपको आ जाते हैं, लेकिन आप तो जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, मास बैलेंस के, एनर्जी बैलेंस के, देखो आपसे कभी भी वो कभी बार डायरेक्ट सवाल नहीं पूछेगा वो सिंपल पे बैक पीरियड का। सिंपल पे बैक पीरियड का अगर वो सवाल पूछेगा तो वो आपसे ये सेविंग कैलकुलेशन जो है ना, वो हमेशा आपसे करवाएगा। तो ये आप हमेशा ध्यान रख लो, ठीक है ना। तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपका क्या है
जो किलोवाट में सेविंग होगी वो किसमें क्या निकलेगी, वो कह रहा है कि पर जितनी आपकी किलोवाट में सेविंग होगी, वो कह रहा है पर किलोवाट में कितनी सेविंग होती है, 0.81 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इतना टन ऑफ CO2 पर ईयर मेरा आ गया। ऐसी एनुअल CO2 सेविंग कितनी होगी, जितना मेरा LPG का जो दिया हुआ 3 kg CO2 पर kg LPG, तो जितना मेरा सेविंग हो गया लगभग 70 टन मेरा CO2 का सेवन आ गया। तो आप ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी से LPG यूज करने में फायदा क्या है, ये हमारा फायदा है कि हमारा जो CO2 जो इमिशन है वो हमारे खत्म हो गए। ये इवन बुक 4 में भी ऐसी सवाल पूछा है। जब मैंने बुक 4 का एग्जाम दिया था 2017 में, तो मुझसे भी पूछा गया था कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से, अगर आपके ऑयल गैस बॉयलर को आप नेचुरल गैस बॉयलर से कन्वर्ट करते हो, तो आपका जो CO2 का जो इमिशन है वो कितना रिड्यूस हो जाएगा, उस पर आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। तो वो हमेशा इस तरीके के सवाल जो होते हैं ना CO2 के ऊपर, ये आपको हमेशा पूछती है PWE। तो आपको हमेशा इसमें यही अप्रोच रखना है कि जो आपका एनर्जी रहेगा, एक को जब आप हीट कर रहे हो और उस एक को जब दूसरे फ्यूल से, दूसरे इक्विपमेंट से रिप्लेस कर रहे हो, तो उस पे आप एनर्जी बैलेंस लगा के उसका मास निकाल लो, उसकी क्वांटिटी पता चल गई, क्वांटिटी का जो भी कंजप्शन दिया है उसके बाद तो आपकी कॉस्टिंग आ गई पूरी। तो आपको हमेशा यही कंसेप्ट रखना है, ठीक है ना। किसी को दिक्कत है न्यूमेरिकल में, बताओ। इस तरीके के जब भी न्यूमेरिकल आए ना, तो आपको ये सवाल रखना है कि जो आप हीट कर रहोगे वही एनर्जी दूसरे वाले में यूज होगी, एनर्जी बैलेंस करके उसका मास निकालना, उसकी क्वांटिटी निकालनी है, और वैसे आपको करना पड़ेगा। अब जैसे कि इसने दिया है कि कंपनी हैज गॉट द फॉलोइंग 2 एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। एक में दे दिया गया है कि 40 लाख दे रहा है, एनुअल रिटर्न ऑफ 12 लाख, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 5 ईयर, कैलकुलेट द IRR पूछ रहा है। अब प्रोजेक्ट बी का जो बोल रहा है IRR 12% है, ठीक है ना। तो आप कैसे निकालोगे कि कौन सा प्रोजेक्ट आपका फिजिबल है, बताओ कैसे करेंगे। तो बहुत सिंपल सा है, आपको 40 लाख का उसने इन्वेस्टमेंट दे दिया, एनुअल रिटर्न दे दिया गया, लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट दे दी गई है, ठीक है ना, 5 साल के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले का IRR निकालना पड़ेगा। तो IRR निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको NPV को 0 रखना पड़ेगा। जब आपने NPV 0 रख दिया तो आपका IRR कितना आ गया, 15.24% के आसपास आपका IRR आ गया। तो बस आपका जो IRR कितना है, ऑप्शन ए क्या है, हाई IRR। अब एग्जाम में अगर आता है तो आपको क्या करना है, 12 से ऊपर लगाना है या 12 से नीचे लगाना है, ठीक है ना। तभी आपको हिंट लगेगी। अगर आपने कैलकुलेशन करते करते R की वैल्यू निकालने लगे तो टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा खुद का भी लॉजिक इस्तेमाल करना है। अगर वो IRR पूछ रहा है, अगर ए फिजिबल होगा तो वो वैल्यू 12 से ज्यादा होगी, तो आपने 13, 14, 15 पे ट्राई मार के देख लिया कि कितना आ रहा है आपका, कि किस पे 0 हो रहा है, वो आप ट्राई मार के देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको हिट एंड ट्रायल से आपको आई की वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी, उसके बाद जिस पे 0 होगा वो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा। ये 10 नंबर 5, ये 5 L5 का मतलब 10 नंबर का सवाल है। ये इन्होंने एक लाइन में लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको आई की वैल्यू इतनी आसानी से मिलेगी। तो आपको पहले 13 एज्यूम करना पड़ेगा, फिर 14 एज्यूम करना पड़ेगा, फिर 15 एज्यूम करना पड़ेगा, फिर 16 करना पड़ेगा। तो पता चलेगा कि 15 तक इतनी आ रही, 16 में नेगेटिव हो रही है, तो 15 और 16 के आसपास आ रही है। तो फिर आपको एक्सट्रापोलेशन मेथड से अगर आ रही है तो ठीक है, मैंने आपको इतना एज्यूम किया है, ठीक है ना। तो कोई भी आपका सवाल जो है, IRR का जो सवाल आएगा वो लगभग 10 नंबर में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इसमें आपको एग्जेंशन करके वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। इसमें साइंटिफिक हाँ कैलकुलेटर अलाउड है? हाँ, क्या हुआ। इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है ना? हाँ हाँ, कैलकुलेटर FX 100 MS का अलाउ रहता है ना उसमें, ओके। कैलकुलेटर अलाउ रहता है एग्जाम में, 100 MS क्योंकि का उस पे कैलकुलेटर। उससे तो फिर हम इक्वेशन बना के कैलकुलेट कर सकते हैं वो आपको कैसे करना है वो आपकी हेडेक है, उनको रिजल्ट, उनको आंसर से मतलब है, ठीक है ना। लेकिन FX 100 MS तक का जो आता है ना साइंटिफिक कैलकुलेटर, वो अलाउ है। हाँ, और कैलकुलेटर 100 लेके MS जाना, कैलकुलेटर लेके जाना, कई वगैरह लोग कैलकुलेटर लेके नहीं आते हैं तो मांगते रहते हैं, कैलकुलेटर लेके जाना एग्जाम में, ठीक है ना। स्टीम टेबल भी अलाउड है? स्टीम टेबल का कोई वैल्यू होगा तो वो दे देगा, स्टीम टेबल अलाउ नहीं है, दे देगा? ठीक है, वो दे देगा। अगर वो स्टीम टेबल को कोई वैल्यू रहेगा तो वो आपको न्यूमेरिकल में देगा, ठीक है ना। या साइकोमेट्रिक चार्ट के ऊपर कोई सवाल देगा तो साइकोमेट्रिक चार्ट भी वो आपको एग्जाम में देगा, ठीक है ना। तो वो जब भी ऐसे सवाल BWE पूछता है तो उसकी वैल्यू देगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि आपको नहीं देगा आपको। लेकिन जैसे कि मैं बताता रहा हूँ, ये NPV हुआ है, कम सम मेथड हुआ, या ये आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हुआ, इनमें क्या कैलकुलेट, मतलब न्यूमेरिकल इसके टफ नहीं होते हैं, आसान होते हैं, मेथड पता होता है लोगों को, लेकिन आपको स्पीड चाहिए उसमें, ठीक है ना।
अब तो मेरे ख्याल से आपको एनर्जी के भी आ जाना चाहिए। एनर्जी के भी आपने जितने न्यूमेरिकल देख रहे हैं तो आप मास बैलेंस ही कर रहे हो या एनर्जी बैलेंस करके एक की वैल्यू इसमें डाल रहे हो, तो आपको अब इतना माइंड तो आ ही गया होगा कि एक एक महीने से आप क्लास ले रहे हो, तो इतना तो आपको माइंड खुल गया होगा कि ठीक है। अब जैसे कि इसमें पूछ रहा है कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट एट डिस्काउंट रेट ऑफ 16% विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द सेविंग, इतना दिया है, ठीक है ना। तो आपको क्या है, वेदर द प्रोजेक्ट इज फिजिबल और नॉट। तो इसमें 5 नंबर में वो ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं देगा, आपको सब कुछ दे देगा उसमें। लेकिन अगर वो 10 नंबर का पूछेगा तो 10 नंबर में थोड़ा वो घुमाएगा, ठीक है ना। तो स्टेट वेदर द प्रोजेक्ट इज विजिबल और वायबल और नॉट, तो इसमें क्या आपका एनपीवी नेगेटिव है, तो इसमें आपका वायबल है, ठीक है ना। अब जैसे कि ये वाला आया है कि इंटरपोलेशन मेथड से उसने पूछा है ना। तो ये सब जितने भी आपके जो प्रोजेक्ट हैं, जितने भी आपके सवाल हैं, ये आपको करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब जैसे कि ये वाला जो सवाल है, ये वाला, अब इसको कैसे करेंगे बताओ। कंपनी इन्वेस्ट ₹12 लाख, ठीक है ना। ये कंपनी इन्वेस्ट करती है 12 लाख रुपए और कंप्लीट करती है अपना एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर फर्स्ट, मतलब फर्स्ट ईयर में वो आपका खत्म करती है। द फर्म इज इन्वेस्टिंग इट्स ओन रिजर्व मनी एंड एक्सपेक्ट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एटलीस्ट 12% ऑन कांस्टेंट पॉजिटिव एनुअल कैश फ्लो ऑफ ₹3 लाख ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स स्टार्टिंग विथ ईयर 1, ठीक है ना। तो पहला सवाल तो ये पूछ रहा है कि विल प्रोजेक्ट मीट द फर्म एक्सपेक्टेशन, ठीक है ना। तो वो ये कह रहा है कि आपको 5 साल में आपको 3-3 लाख रुपए वो कैश फ्लो जनरेट करेगा, ठीक है ना। तो पहले आप क्या करोगे, इसका एनपीवी निकालोगे। आपको क्या निकालना है, 12% डिस्काउंट रेट पे आप इसका क्या निकालोगे, एनपीवी निकालोगे। तो एनपीवी इसका क्या आ रहा है, इसका एनपीवी आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो प्रोजेक्ट विल नॉट मीट द फर्म एक्सपेक्टेशन। तो आपको एग्जाम में ये सब बनाना पड़ेगा, ये तो आपको सॉल्यूशन में दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में आपको क्या करना पड़ेगा, कैश फ्लो जो है, कैश फ्लो का जो स्टेटमेंट है वो पहले ईयर में 0, 1, 2, 3, 4, 5 ईयर में बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको एनपीवी निकालनी पड़ेगी। अगर एनपीवी आपकी नेगेटिव है तो प्रोजेक्ट है। दूसरा वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द आईआरआर ऑफ दिस मेजर, ठीक है ना। दिस मीन्स, अब क्या कह रहा है वो, अब 12% पे तो आपका ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। आपका एनपीवी वैल्यू 12% पे तो नेगेटिव आ रहा है। तो अब इसका आईआरआर कैसे निकालेंगे बताओ, बताओ। से रेट ये एनपीवी कहाँ पर जीरो होगा और उसका डिस्काउंटिंग रेट डाल के हम देखेंगे। हाँ, तो मैंने अभी क्या रिलेशन बताया था कि डिस्काउंटिंग रेट और एनपीवी का क्या रिलेशन होता है, बताओ क्या रिलेशन होता है एनपीवी और डिस्काउंटिंग रेट का। एनपीवी और डिस्काउंटिंग रेट का रिलेशन बताया था ना मैंने, क्या होता है बताओ, बताओ अर्पित, तुम बताओ क्या रिलेशन होता है। अभी 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 मैंने बताया था कि एनपीवी का और डिस्काउंटिंग रेट का क्या रिलेशन होता है। भाई मैंने अभी बताया था ना एक ग्राफ में कि अगर मैं डिस्काउंटिंग रेट बढ़ाता जाऊंगा तो मेरा एनपीवी भी घटता जाए, नेगेटिव में जाता जाएगा। अभी पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, भूल गए। भाई ये ग्राफ था ना मेरा, ये वाला, कि ये मेरा एनपीवी था और ये मेरा रेट था। जैसे मैं रेट बढ़ा रहा था एनपीवी घट रहा था कि नहीं घट रहा था। तो आपको एनपीवी जब 12% डिस्काउंट रेट पे दिया गया है तो एनपीवी का आपका आईआरआर निकालना है। तो आईआरआर किस पे आएगा, 12 से ज्यादा आएगा कि 12 से कम पे आएगा, कम में आएगा। कम पे आएगा। तो आपको क्या हम्म, करना पड़ेगा, आपको जो एज्यूम करना पड़ेगा वो 12 से कम पे करना पड़ेगा, क्योंकि 12% पे आपको पता है कि आपकी जो एनपीवी है वो नेगेटिव में जा रही है, इतनी नेगेटिव में जा रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 से 8 पे आना पड़ेगा, 6 पे आना पड़ेगा, 7 पे आना पड़ेगा। उस पे आपको देखना पड़ेगा आपकी नई एनपीवी कितनी होगी। तो इस तरीके के जो सवाल है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपको पूरा दिमाग खुला रखना पड़ेगा कि अगर मेरा एनपीवी अभी 12% पे इतना नेगेटिव आ रहा है तो मेरे को एनपीवी की जो आईआरआर लगाऊंगा वो 12 से कम होगा, ठीक है ना। तो उस पे कितना कम होगा वो आपको एजम्पशन देखकर पता होना चाहिए कितना कम होगा, ठीक है ना। सर हाँ बोलो। वो 12% पे तो सर एक कम से कम 12% बोल रहा है सर वो तो। क्या बोल रहा है, वो सर एटलीस्ट 12% बता रहा है, इससे नीचे तो हम लोग जा नहीं सकते ना। भाई ऐसा नहीं बोल रहा है। अभी मेरे को बताओ, मैंने तुमको पढ़ाया था ये वाला,
तुम सवाल को मत समझो, अभी देखो, अभी तुम लोग को मैंने बताया था कल भी, ये बनाया था कि नहीं बताया था कि मैं, वो चाहता है, वो चाहता है, वो इन्वेस्ट नहीं करेगा ना। मैं ऐसा चाहता हूं कि मुझे 12% रिटर्न मिले, लेकिन मेरे को नहीं मिल रहा है तो मैं नहीं इन्वेस्ट करूंगा। तो वो ये कह रहा है कि वो कितने में इन्वेस्ट करेगा कि उसको रिटर्न मिल जाएगा। वो तो मैं आ गया, मैं कोई प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ, मैंने बोला मेरे को 15% रिटर्न चाहिए इस प्रोजेक्ट में। जब मैं एक्चुअल में देखा तो एक्चुअल रिटर्न तो 7% है। अब वो मेरी इच्छा है, वो मिनिमम मैं कह रहा हूँ कि मेरे को 15% चाहिए। समझ में आया? मिनिमम कहने का मतलब है कि जो लगा रहा है पैसा वो 15% कह रहा है। समझ में आया? वो ये नहीं कह रहा कि आपका इतने भी आएगा वैल्यू। मेरी डिमांड है, अगर मैं कोई 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 चीज खरीद रहा हूँ तो मैंने बोला अगर मेरे को उसमें तभी ऐसा लगाऊंगा जो मेरे को 15% रिटर्न मिलेगा। अब एक्चुअल रिटर्न उसमें 7% मिले, 8% मिले, 9% मिले, 10% मिले, वो दूसरी चीज हो गई। तो वो दूसरी चीज पूछ रहा है कि दूसरा रिटर्न कितना होगा। ठीक है ना? तो इसलिए मैंने आपको कल भी बताया था, आज सुबह को आज दोबारा बताया है कि आपका एनपीवी हमेशा घटती जाएगी जितना डिस्काउंट रेट आप बढ़ाते जाओगे। डिस्काउंट रेट बढ़ाते जाओगे आपका एनपीवी होगा। अगर मान लो आपका 12% पे नेगेटिव आ रहा है तो आपको कहाँ ट्राई करना पड़ेगा? 12 से जो नीचे वैल्यू है, 6 से 12 के बीच में, वो आपको ट्राई करना पड़ेगा कि उस पे आपका एनपीवी कितना कम नेगेटिव होता जा रहा है। उससे आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकलेगा। समझ में आया? तो इसलिए मैं आपको यस दस सर। दस बार मैंने आपको कंसेप्ट समझाया कि जो एनपीवी और डिस्काउंट रेट का जो प्रिंसिपल, अब मान के चलो आप 12 की जगह 14, 15, 16 लगाते गए एग्जाम में, तो वो आपका टाइम वेस्ट है। आपको आंसर नहीं मिलेगा। आंसर आपको कहाँ मिलेगा? 12 के नीचे मिलेगा। तो आप क्या करोगे? आपको पता चला इतना ज्यादा नेगेटिव आ रहा है, आपने इसको एज्यूम करके डायरेक्ट 6% लगाया। 6% पे आपको दिख रहा है तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया। आप क्या करोगे? 7 या 8 के पास में आओगे। तो ये एजम्पशन तो आपको खुद करना पड़ेगा। ये एजम्पशन तब आएगा जब आप न्यूमेरिकल करोगे। ठीक है ना? जब न्यूमेरिकल को, जो मैं इसकी पीपीटी दूंगा उसके न्यूमेरिकल करोगे, बुक में जो न्यूमेरिकल, बुक में तो कुछ ज्यादा दिए हुए नहीं है, एक दो न्यूमेरिकल दिए है। ठीक है ना? तो जब न्यूमेरिकल करोगे तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि इस तरीके से इसके सवाल होते हैं। ठीक है ना? तो अब क्या है, अब जब मैंने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, हाँ, अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मैंने क्या किया, 12%, 8% में निकाला तो भी नेगेटिव आ रहा है, 7% पे मेरा ये पॉजिटिव हो गया। तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को एक्सट्रापोलेशन मेथड में निकालना तो मैं 7% पे निकाल लूंगा और 8% पे निकाल लूंगा। ठीक है ना? या 7 या 7.5 या 8 के बीच में निकाल लूंगा। तो मेरा ये वाला जो फॉर्मूला है, इस वाले फॉर्मूले से मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं 7% की और 8% की अगर वैल्यू पता होगी तो मैं बीच वाला जो वैल्यू होगा, आईआरआर का जो वैल्यू होगा, उससे मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ। तो ये आपको 12 की जगह आपको क्या दिखाना पड़ेगा एग्जाम में? आप डायरेक्ट 6 पे जाना, 7 पे जाना, 8 पे जाना, उस पे आपको निकालना पड़ेगा कि आपका जो वैल्यू कितनी आ रही है, एनपी की वैल्यू वो कितनी आ रही है। समझ में आया? तभी 7 नंबर का ही सवाल है। इतना 7 नंबर बीडब्ल्यू इसलिए आपको दे रहा है इसमें, ताकि आपको इसमें आईआरआर निकालना, आईआरआर निकालने के लिए आपको हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। लेकिन हिट एंड ट्रायल भी आप दिमाग से लगाओगे, ऐसे नहीं कि कुछ भी वैल्यू डाल दोगे। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया अमित जी? आपको आ गया ना ये सवाल? ये सवाल आ गया ना समझ में? हाँ। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे कि एक और सवाल ये कि इट इज प्रपोज टू इंस्टॉल अ हीट रिकवरी डिवाइस इन अ प्रोसेस इंडस्ट्री। ठीक है ना? आपको मतलब इंस्टॉल करना हीट रिकवरी डिवाइस इन अ प्रोसेस इंडस्ट्री। द कैपिटल कॉस्ट, जो कैपिटल कॉस्ट है आपकी, वो आपको दी गई है। कितनी दी गई है कैपिटल कॉस्ट? कैपिटल कॉस्ट दी गई है आपकी 1,100,000, 10,000, लाख, 2 लाख दी गई है। एंड आफ्टर 5 years इस सैलवेज वैल्यू दी गई इतनी 15,000 रुपए। द सेविंग अक्यूर्ड बाय हीट रिकवरी डिवाइस आर शोन इन बिलो। डिटरमाइन द नेट प्रेजेंट वैल्यू आफ्टर 5 years फॉर डिस्काउंट रेट ऑफ दिस। तो इसमें तो बहुत सिंपल पूछा सर, एनपीवी पूछी है उसने। ठीक है ना? तो एनपीवी आप इसमें आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालनी है, आपको सब कुछ दी गई है और आपको सैलवेज वैल्यू भी दी गई है। तो सैलवेज वैल्यू को क्या करोगे आप, जो 5th ईयर जो है प्रोजेक्ट का, उसमें आप उसको कंसिडर करोगे जो कि इसने की है। ठीक है ना? तो ये आपको सवाल कभी कभार अगर आसान आता है तो ये वाला आपका इसमें हमने कंसिडर किया है। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपका ये सवाल हो जाएगा। ये हो गया। अब आपको एक और सवाल बचा है इसमें, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला कर दिया था हमने। ठीक है, ये वाला कैसे करेंगे बताओ? ये वाला, अ थर्मल पावर प्लांट यूजेस 0.7
2 kg ऑफ कोल टू जनरेट 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब एक थर्मल पावर प्लांट है, वो 0.72 kg ऑफ कोल लेता है, जनरेट करता है 1 kWh ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। इफ द कोल कंटेन्स 38% कार्बन बाय वेट, ओके, अगर कोल में कितना कार्बन है, 38% कार्बन बाय वेट है, ठीक है ना। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 इमिशन पर किलोवाट अंडर द कंप्लीट कंबक्शन। अगर कंप्लीट कंबक्शन हो जाता है तो उसमें CO2 कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताओ, उसमें कैसे निकालेंगे बताओ अर्पित, कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सवाल है। सर पहले ये कार्बन कंटेंट ऑफ द कोल देखेंगे सर, हाँ उसके बाद सर फिर वो बोल रहा है कि कैलकुलेट द CO2 इमिशन हाँ अंडर द कंप्लीट कंबशन। तो फिर सर वो उसको जो मतलब ये निकालेंगे सर कि आपका कितना मतलब कितना केजी कार्बन में आपको कितना % कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। देखो, आपको मैंने पहले भी इस तरह का सवाल आया था, मैंने बताया था कि इसमें आपको मोल बैलेंस करना पड़ता है। तो 1 kg मोल से आपका क्या आएगा, 1 kg मोल CO2 निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ठीक है। ये एक सवाल देता है मैंने ये सवाल इसलिए डाला, हर साल BEE एक सवाल दे देता है इस टाइप के। तो 1 kg मोल कार्बन से आपका 1 kg मोल CO2 निकलता है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, आपको नंबर ऑफ kg मोल्स निकालने कार्बन के। तो नंबर ऑफ मोल्स के कैसे निकालेंगे कार्बन के, तो वो होगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट हमारा कितना दिया गया है आपको, कितना दिया गया है, 44 है सर कार्बन का। वो तो मॉलिक्यूलर वेट है ना सर ये भाई, वो दिया तो है आपका। वो दिया है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है ना भाई। हम्म। तो वेट कितना दिया है, 0.2736 दिया गया है, ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा कार्बन का, 44 कार्बन का कितना होगा, और 12 बाल 12 होगा। तो आपका नंबर ऑफ मोल्स आ गए कार्बन के, ठीक है ना। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स कार्बन के आएंगे उतने नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, CO2 के होंगे। तो आपको पता चल गया kg ऑफ मोल्स ऑफ CO2 पता चल गया, ठीक है ना। अब kg ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट कितना, 44 इंटू kg ऑफ मोल CO2 के। तो ये क्या आ गया आपका, CO2 का वेट आ गया, ठीक है ना, जो CO2 का वेट अपना आ गया। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। इन लोगों ने क्या है, डायरेक्ट आपको करके दिखा दिया है, लेकिन हमेशा मैंने तुमको इसलिए समझाया है, कभी भी सवाल आए तो आपको ऐसे ही करना है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और स्टैचोमेट्री हमेशा याद होनी चाहिए। अगर मान के चलो मैं सल्फर दे देता या कुछ और कंपोनेंट दे देता, तो उसके हिसाब से आपके जो मोल जनरेशन है वो चेंज हो जाते हैं। जब भी आपके मोल्स बने तो उसके हिसाब से आपको इतने मोल पे इतना बनेगा, इतने मोल आपका, अगर मान लो 1 मोल कार्बन से 1 मोल CO2 बन रहा है, तो आपने क्या कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन निकाल लिया, तो वही कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे मेरे, CO2 के होंगे। समझ में आया। तो इस तरीके से आपको हमेशा सवाल करना है, स्टैचोमेट्री आपको ऐसे लगानी है, ठीक है ना। तो इसमें आपको वो हमेशा सवाल पूछता है, PWE में 1 नंबर में पूछ सकता है, 5 नंबर में भी सवाल वो पूछ सकता है। अब ये है, अब मैं आपको एक और पूछता हूं, अब एक और आता है लास्ट वाला सवाल। अब मैं कुछ नहीं बताने वाला, अब आपको बताना, ठीक है ना। ये वाला जो सवाल है ये बताओ, और सब तो मैंने कराई दिया है, एक ये वाला बचा था, ठीक है ना। ये वाला आप घर पे जाके देख लेना, नहीं आएगा तो बताना मेरे को, ठीक है ना। अब इसका बताओ, ये वाला लास्ट वाला सवाल है, फिर छुट्टी करता हूँ आप लोगों की। हाँ, अब बताओ, पेंट ड्रायर का, एक पेंट ड्रायर रिक्वायर इतना इतना एयर है 93 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है ना। रिक्वायर 7.75 मीटर क्यूब पर मिनट ऑफ एयर at 93 degree centigrade, which is heated in a steam coil unit. How many kg of steam at 4 bar does this unit require per hour? मतलब कितना kg of steam पूछ रहा है, वो 4 बार पे चाहिए। डेंसिटी ऑफ एयर दी गई है, स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर दी गई है, एम्बिएंट एयर टेम्परेचर दी गई है, ठीक है ना। और आपका 4 प्रेशर बार पे टेम्परेचर 143 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको क्या दिया गया है, आपको एवोपरेशन भी दी गई है एंथैल्पी की,
ये वाटर की 143 की दी गई है और एवोपरेशन की लेटेंट हीट एवोपरेशन कितनी दी गई है 510 दी गई है, स्टीम की आपकी 653 दी गई है एंथैल्पी। ठीक है ना। तो आपको निकालना क्या है इसमें, हाउ मैनी केजी ऑफ स्टीम, अच्छा हाँ केजी ऑफ स्टीम निकालनी है 4 बार प्रेशर पे। कैसे निकालेंगे बताओ? बताओ कैसे निकालेंगे? बना ले लिया, खाना ले आओ, बताओ कैसे निकालेंगे अर्पित बताओ। सर इसमें ये दिया है सर, हम लोगों को ये पूछ रहा है कि मतलब 4 बार पर कितना केजी ऑफ स्टीम हाँ की वो जरूरत है। तो सर इसमें हम लोगों को ये दिया है सर, पहले तो मतलब कुछ कुछ चीज दी है सर, जैसे फ्लो रेट भी दिया है एयर का, तो उसको सर, हाँ उसको सर ये कर लेंगे सर, फ्लो रेट को, इसको मतलब इस ऐसे भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है सर, कि यूनिट कन्वर्ट भी कर सकते हैं। फिर इसके वो बाद सर इसमें वो कह रहा है कि देखो अ पेंट ड्रायर रिक्वायर्स इतना मीटर क्यूब मिनट ऑफ एयर 90 से विच हीटेड इन अ स्टीम कॉइल यूनिट। ठीक है ना। मतलब एक पेंट ड्रायर रिक्वायर इतना एयर चाहिए उसको 93 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जो कि हीटेड हो रहा है स्टीम कॉइल यूनिट पे। ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि कितनी केजी आपको स्टीम चाहिए एट 4 बार डज दिस यूनिट रिक्वायर पर आवर। ठीक है ना, कितना केजी ऑफ स्टीम चाहिए। ठीक है, आपको क्वांटिटी ऑफ स्टीम पूछ रहा है। तो मैंने आपको कितनी बार बताया इस वाले सवाल में आपको एनर्जी निकालनी पड़ेगी। आपको एनर्जी किसका दिया है, जो आपको एम्बिएंट टेम्परेचर दिया है, एम्बिएंट टेम्परेचर क्या दिया है 32 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। तो हवा जब आएगी तो हवा का टेम्परेचर कितना होगा 32 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा। और ड्रायर का जो क्वांटिटी है कितना 93, तो आप एमसीपी डेल्टा टी लगाओ। लेकिन आपको मीटर क्यूब पर मिनट में दिया है, तो आप क्या करोगे उसको पहले उसमें कन्वर्ट करोगे, केजी पर आवर में करोगे। तो केजी पर आवर में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, आपको डेंसिटी दी गई है, आपको वॉल्यूम दिया गया है, आपने डायरेक्ट डेंसिटी में कर दिया। मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ बस उसका सेंसिबल हीट आ गया। अब वो हीट कहाँ से मिल रही है आपको, वो हीट आपको मिल रही है स्टीम से, तो उसके इक्वल कर दो, बस उससे क्वांटिटी स्टीम स्टीम आ का भी जाएगी दिया आपकी। गया है। अब ये तो सवाल होने चाहिए ना इस तरह के सवाल, इस तरह के सवाल में तो अब ये सवाल तो आपको करने ही पड़ेंगे भाई। वो इस तरह के जो सवाल होंगे वो तो आपको करने ही पड़ेंगे कि कैसे करने हैं क्या नहीं करने हैं। ये सारे जो सवाल है आपको करने पड़ेंगे ना। ठीक है ना। तो अभी आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में हम लोग थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे और जो बुक 4 के कुछ न्यूमेरिकल है वो मैं कराऊंगा, और बुक 1 के भी कुछ न्यूमेरिकल है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे। तो एक आध दिन में मैं से रखता हूँ उसका सेशन। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ना हमारा खत्म हो जाएगा। और इसमें अभी क्या करो, अभी मैं आपको आज या कल में पेपर दे देता हूँ बुक 1 के बुक 2 के जितने भी हैं। तो पेपर्स के जो न्यूमेरिकल है ना वो करना शुरू कर दो। ठीक है ना। कि कौन कौन सा आपको न्यूमेरिकल में दिक्कत हो रही है, क्या हो रही है। ज्यादातर मैं न्यूमेरिकल डाल रहा हूँ, फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो वो पूछ ले। ठीक है ना। मैं आज या कल में आपको पेपर्स जो है सबको मेल कर दूंगा, इसके क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर्स के BPWE के 5-6 साल के, तो वो आप गो थ्रू करना शुरू कर दो। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि देखो थ्योरी आती है लेकिन इतनी ज्यादा थ्योरी नहीं आती है, आपका न्यूमेरिकल ज्यादा आता है। ठीक है ना। तो अगर आपका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस अच्छी है तो आप निकाल लोगे पेपर। ठीक है ना। तो थ्योरी तो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कर लेना, लेकिन वो आप इंपॉर्टेंट, अब जैसे कि पैट का है तो पैट